अपन देखते हैं बायोलॉजी को किस तरह से डील करते हैं। इसी के साथ बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट होता है, और बेसिक बायोलॉजी के सारे आपको फिनोमिना ध्यान में रखने हैं। देखो अपन देखते हैं कि जो बायोलॉजी है, अपना बायोलॉजी खुद जो टर्म है, ये टर्म लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। यानी बायोलॉजी टर्म है वो लेमार्क और ट्रेविरेनस का दिया हुआ है, लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी है वो एरिस्टोटल को कहते हैं। ये बेसिक चीज है। अपन देखते हैं इसमें ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये बायो है, इसका अंग्रेजी में मीनिंग होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब है साइंस। अपन देखते हैं कि ये जो इंग्लिश में मीनिंग है वो तो हो गया लाइफ साइंस। तो फिर ये बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक्चुअल में ग्रीक टर्म है जिसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया। अब आप देखते हैं कि लाइफ साइंस के नाम से हमारी किताबें क्यों उपलब्ध नहीं है। तो बेसिक जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो यूके यानी ब्रिटेन के हिसाब से है, इसलिए हमने ब्रिटेन का जो यूरोपियन सिस्टम है वो ग्रीक को फॉलो करता है, उस ग्रीक से बनी। जबकि अमेरिका और जो भी है ये उसके अंदर इंग्लिश चलती है, तो अपन इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। तो सिमिलरली जो बायोलॉजिकल टर्म्स है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो ग्रीक, लेटिन या स्पेनिश लैंग्वेज की मिलेगी, जिसको अपने को सीखने के लिए एक मीनिंग डायरी बना ली, और सारे के सारे वर्ड है उनका मीनिंग लिख के लगभग 100-200 वर्ड लिखने से आप अपना काम चला सकते हैं। अगर उन वर्ड्स का मीनिंग आपको इंग्लिश में या इवन हिंदी में ध्यान में होता है तो बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी आपके लिए आसान हो जाएगी। देखिए अपन एक लैंग्वेज का जो ओरिजिन कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारोपीय। भारोपीय का मतलब ये हुआ कि भारत और यूरोपीय, भारत प्लस यूरोपीय, यानी हम इंडिया के रहने वाले हैं और यूरोप। तो हमारी जो इंडिया की बेसिक लैंग्वेज है, हिंदी से भी पहले जो संस्कृत चलती थी, आज हिंदी चलती है, उसी के पैरेलल यूरोप के अंदर ग्रीक लैंग्वेज चलती है। इन दोनों का ओरिजिन सेम है, मतलब दोनों का भारत और यूरोपीय भाषाओं की जो रूट है वो सिमिलर है। जैसे वो मदर बोलते हैं, हम माँ बोलते हैं, वो जेनेसिस बोलते हैं, हिंदी में जन्मना बोलते हैं। मान लो मैंने यूरोपियन शब्द लिए काम में जेनेसिस। अब ये जो जेनेसिस है इसको आप अंग्रेजी में सोचेंगे तो इसका अर्थ मिलेगा आपको टू गिव बर्थ, लेकिन हिंदी में अर्थ इसके बिल्कुल सिमिलर मिल गया, जिसका अर्थ है जन्म देना या जनना। यानी आप किसी भी बायोलॉजी भाषा के शब्द को आप इंग्लिश से जोड़ने की बजाय, उसका अर्थ इंग्लिश में खोजने की बजाय आप किस में खोजेंगे? हिंदी में खोजने से आपको आसानी रहेगी, उसको इजीली समझ में आएगा। तो बेसिकली आप चाहे किसी भी मीडियम के हैं, चाहे इंग्लिश के हैं चाहे हिंदी के हैं, तो भी आपको बेसिक शब्दावली जानने के लिए इसको आपको हिंदी में जाना पड़ेगा, संस्कृत में जाना पड़ेगा, आपकी लोकल लैंग्वेज में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बायोलॉजी की कोई भी शब्दावली होती है, सबसे पहला काम तो आप करेंगे कि उस शब्द को डिसोसिएट करके और उसका मीनिंग पता करेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं अपन, जैसे अपन देख ही रहे हैं अभी कि जो बेसिक कैरेक्टर्स है बायोलॉजी के, वो सारे के सारे अपने आप में एक सिस्टमेटिक या ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर आगे इवॉल्व हुए हैं, यानी सिंपल से किस तरह से कॉम्प्लेक्स बने। अपन कहते हैं कि मान लो जैसे ह्यूमन बीइंग का एंसेस्टर रहा होगा कोई मंकी या एप लाइक, मंकी या एप डायरेक्ट एंसेस्टर हमारे कभी नहीं रहे। तो हम जैसे ह्यूमन बीइंग है वो सीधे इरेक्ट पोस्चर में आए, आते ही हमें जो फाइटिंग की जरूरत पड़ी, यानी हमारा जो एनिमी है उसके ऊपर अटैक किया और उसके लिए आपको कोई न कोई चीज, पत्थर है वगैरह पकड़ने की जरूरत पड़ी। उस कारण से आपका ये जो थंब है वो राइट एंगल पे आ गया। अब ये राइट एंगल पे थंब आना अपने आप में एक एडेप्टेशन है, यानी किसी न किसी तरह से ये जो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए आपकी जरूरत थी उसको पूरा किया। उस कारण आप सरवाइव करें, और जो सरवाइव किया उसी ने नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस किया, और इस तरह से जो कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में ट्रांसफर हुआ,
वो ऐसे कैरेक्टर्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके और नई नई स्पीसीज बनती गई। यानी बायोलॉजी में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो टर्मिनोलॉजी और दूसरा कोई न कोई अगर स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर का यूज होगा। या यूं सोच लीजिए कि कोई न कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को करने के लिए वैसी की वैसी स्ट्रक्चर होगी। यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बीच में आपने कोरिलेशन है वो एस्टैब्लिश किया। सबसे पहले जो बायोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यानी जो फर्स्ट यूनिट है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब इस डाइवर्सिटी के अंदर जो बेसिक चैप्टर है जिसमें लिविंग्स के फीचर्स बताए हुए हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स, और उसके बाद में किस तरह से अपन लिविंग बीइंग को क्लासिफिकेशन में ला सकते हैं, यानी टैक्सोनॉमी या क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक चैप्टर है, और उसके बाद में एनिमल्स और प्लांट्स का डिटेल क्लासिफिकेशन है। अपन देखते हैं सबसे पहले पूरी यूनिट को अपन किस तरह से समराइज कर सकते हैं, यानी पूरी बायोलॉजी को अपन किस तरह से सरल भाषा में रखें कि हमें बहुत कम तो रटना पड़े और अधिकतर चीजें फंडामेंटल है, प्रिंसिपल है, वो सारे के सारे आपको समझ में आ जाए। तो इसको देखने के लिए अपन सबसे पहले देखते हैं कि लाइफ या लिविंग बीइंग खुद आया कहां से। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कि लाइफ यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंसेस क्या है। फिर उसके बाद में देखेंगे कि प्लांट और एनिमल्स में क्या क्या डिफरेंस है। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे किस किस तरह की डाइवर्सिटी है इस अर्थ के ऊपर, यानी किस किस तरह की स्पीसीज या वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो लिविंग वर्ल्ड है उसके अंदर लाइफ का ओरिजिन खुद कैसे हुआ। इसको बेसिक समझने के लिए अपन एक हाइपोथेसिस लेते हैं जिसको बोलते हैं बिग बैंग हाइपोथेसिस। बिग का मतलब होता है बहुत बड़ा, और बैंग का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा कॉलिजन या टक्कर। इससे रिलेटेड हाइपोथेसिस दिया है। हाइपोथेसिस का मतलब एक तरह से इमेजिनेशन है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये एक इमेजिनेशन है। इतना बड़ा बैंग यानी कॉलिजन ये क्रिएट कर नहीं सकते, तो इसलिए एक हाइपोथेसिस डेवलप किया। ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम है एबे लेमेत्रे। अब देखिए एनसीईआरटी में कोई विशेष रूप से साइंटिस्ट वगैरह ऐसे इंपॉर्टेंट ज्यादा दे नहीं रखे हैं, तो जितने साइंटिस्ट एनसीईआरटी में दे रखे हैं वही अपने को करना चाहिए। एनसीईआरटी से अगर बाहर ही पढ़ना शुरू करें तो उसका कोई लेवल नहीं है। बीएससी चले जाइए, फिर एमएससी चले जाइए, उससे भी बाहर पूछा जा सकता है। तो हमें नीट के एग्जाम तक या जनरल साइंस के लिए आपको सिंपल एनसीईआरटी से बाहर किसी सूरत हाल में नहीं जाना है। एनसीईआरटी ने भी क्यूआर कोड, यानी चैप्टर शुरू होता है वहां पर एक क्यूआर कोड का एक दे रखा है लोगो। उस क्यूआर कोड को अपन मोबाइल में क्यूआर रीडर से पढ़ते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो खुल जाती है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने बीच बीच में डिस्कशन करने के लिए आस्क फ्रॉम योर टीचर, इस तरह की बातें, लुक सराउंडिंग, थिंक सराउंडिंग, इस तरह की चीजें। फिर एनसीईआरटी ने खुद एक एग्जाम्पलर नाम से पब्लिश किया है। वो सब चीजें मिलाकर और नीट का एग्जाम का जो पेपर बनता है। अब अपन सिंपली देखें तो ये सारी चीजें थ्योरी में दे रखी है, तो क्यों ना हम अच्छे से थ्योरी को ही पढ़ लें ताकि बाकी चीजें क्वेश्चन आंसर से लेके एग्जाम्पलर से लेके और क्यूआर रीडर सब है वो करने ही नहीं पड़े। तो अपन देखते हैं सबसे पहले ये बिग बैंग हाइपोथेसिस है, ये क्या कहता है। इसको समझने के लिए आप सिंपली सोच लीजिए जैसे मार्केट के अंदर दो मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, आमने सामने टक्कर होती है, फिर भी एक उसके बावजूद दोनों मोटरसाइकिल है वो फर्श पे गिर जाती है और घूमती हुई एक हैंडल के ऊपर ये चक्कर लगाती है। फिर हैंडल पे चक्कर लगाने के साथ साथ में वो जिस ग्राउंड के ऊपर स्लिप हुई है वहां पर उसके ऊपर भी फिसलती हुई आगे जाती है। यानी कोई भी दो मैटर और एंटी मैटर का कोलिजन होगा, टक्कर होगी, तो दो तरह की मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। दो तरह की मूवमेंट कौन सी, एक तो अपने एक्सिस पे, जैसे मोटरसाइकिल अपने हैंडल पे रोटेट करती है, इसको बोलते हैं रोटेशन या घूर्णन, और दूसरी स्लीप हो रही है, तो स्लीप होने के बावजूद वो
तिरछी तिरछी मूवमेंट करती है, यानी किसी हाइपोथेटिकल एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, चारों तरफ परिक्रमा करती है। तो इस तरह से पूरे यूनिवर्स के अंदर जो मैटर और एंटी मैटर का कोलिजन हुआ, टक्कर हुई, महाविस्फोट हुआ, जिसको बिग बैंग कहते हैं, उसके कारण जितने भी यूनिवर्स में सेलेस्टियल बॉडीज है उन सब के अंदर दो टाइप की मोमेंट्स है। कौन कौन सी? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अर्थ हमारी 24 आवर्स में रोटेट करती है और 365 डेज के अंदर सन के चारों तरफ है वो रिवॉल्व करती है। उसी तरह से अर्थ के चारों तरफ है वो मून भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। सन अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और सन किसी हाइपोथेटिकल एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। स्टार से मिलकर जो गैलेक्सी बनती है वो भी पूरी की पूरी गैलेक्सी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और किसी हाइपोथेटिकल एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। यानी पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है वो पूरा का पूरा रोटेशन और रिवॉल्वेशन कर रहा है। अब इसके बाद देखते हैं इस पूरे यूनिवर्स के अंदर टक्कर लगने के बाद में क्या हो रहा है। टक्कर लगने के बाद में चीजें दूर होगी, यानी पूरा हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंशन की ओर है, यानी एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है, यानी यूनिवर्स की साइज है वो बढ़ रही है। सारी आकाश गंगाएं, तारे सब के सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यानी यूं मान लीजिए इलास्टिक था और इलास्टिक के बाद में जो कंप्रेशन होने के बाद में छोड़ा तो वो दूर हो रहा है। इस तरह से बिग बैंग हाइपोथेसिस हुआ, जिसके कारण हमारे इस पूरे यूनिवर्स का मटेरियल जो जिससे सन है, स्टार है, ये सब चीजें बनी हुई है, वो मटेरियल बना। अब अपन इसको सिंपल समझने के लिए कह सकते हैं कि कोई भी अगर एटम होता है तो उसके सबसे छोटा सा छोटा पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन चाहिए, लेकिन न्यूट्रॉन शुरुआत के अंदर नहीं था और इस तरह का जो एटम बना उस एटम का नाम है हाइड्रोजन। यानी सबसे पहला एटम बना जिसका नाम है हाइड्रोजन, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर न्यूट्रॉन है ही नहीं। उसके बाद में ये हाइड्रोजन, यानी जो यहां पर सिर्फ सिंपल अपन कह रहे हैं कि न्यूक्लियस है, प्रोटॉन हमेशा किसी भी एटम के सेंटर में रहता है। अब ये न्यूक्लियस आपस में अगर फ्यूज करते हैं, यानी न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन है साथ में दूसरा न्यूक्लियस, ये आपस में फ्यूज करते हैं और एक और एटम बनता है जिसका नाम है हीलियम। तो इसको यूं कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में फ्यूजन हुआ है। इसको आप यूं कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हीलियम बना, न्यूक्लियस के आपस में फ्यूजन के कारण बना और इसके कारण से अथाह एनर्जी, यानी ह्यूज जो पूरा का पूरा एनर्जी का जो स्फीयर है, जैसे अपन सन देखते हैं, स्टार है, वो सारे एनर्जी के सोर्स है। तो वो इतनी सारी एनर्जी जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एक तरह से ये हाइड्रोजन बम की डेफिनेशन है, या मैं इसको यूं कह सकता हूं कि ये स्टार की डेफिनेशन है। तो आपको पूछे कि स्टार में सबसे ज्यादा गैसेस कौन सी है, तो आंसर होगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन रही है। उसी तरह से अपन देखेंगे अपना अर्थ प्लेनेट, सारे के सारे इस सन से टूट कर अलग हुए हैं। इसको भी अगर खोदते हैं, अर्थ को खोदा तो कहीं न कहीं पे हीलियम है वो मिलता है, यानी अर्थ भी किसका पार्ट है, सन का पार्ट है। अब अपन देखते हैं कि ये हाइड्रोजन बम वाली स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बम भी अपने आप में बहुत बड़ा एक एक्सप्लोशन होता है, बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। इस तरह की करने के लिए, जो एक्सपेरिमेंटल क्रिएट करने के लिए, एक जो फ्रांस के और जो जर्मनी के बॉर्डर पे, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे एक सुरंग खोदी गई, जिस सुरंग के अंदर वहां पर इसी तरह से जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये आपस में मिलके और हाइड्रोजन बना रहे हैं और कोलाइड होकर हीलियम बना रहे हैं, इस तरह का कोलिजन किया, यानी किरणों से किरणों को आपस में टक्कर बनवाई। टक्कर से ऐसे पदार्थ बनाने की वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश का मतलब ये हुआ कि उन्होंने आर्टिफिशियल सन बना लिया। सूरज की जो भी सारी रोशनी है वो प्रयोगशाला के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है और इस प्रयोग का नाम है ITER, यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
और जो सुरंग है जिसका नाम है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, यानी हेड्रॉन का मतलब तो है हाइड्रोजन के समकक्ष, और कोलाइडर का मतलब ये आपस में टक्कर से बनाई जा रही है। अब इस तरह से पूरे संसार का जो बेसिक, यूनिवर्स का जो बेसिक है मैटर बना। अब मैटर बनने के बाद में अपन ने कहा कि टक्कर के कारण सारा रोटेशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उस तरह से खूब सारे तारे बन जाते हैं। और इस अपन तारे की बात करते हैं, हमारा जो सबसे निकटतम तारा है जिसको अपन सूर्य कहते हैं, इस सूर्य का सतह टूट टूट के और अलग होती है और उसको बोलते हैं प्लेनेट। इसमें तीसरे नंबर पे हमारा प्लेनेट आता है जिसको बोलते हैं अर्थ। यानी इस तरह से तीसरा प्लेनेट है वो यहां से सन की सतह से टूटकर और अलग हुआ। अब ये यहां पर अपन जो डिस्टेंस है यानी सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस वो है 15 करोड़ किलोमीटर, यानी इतने किलोमीटर दूर में ये हमारी अर्थ है वो लोकेटेड हो गई। अब इतनी डिस्टेंस के कारण, इस डिस्टेंस के कारण कुछ ऐसी कंडीशन जो क्रिएट हुई, यानी अपन देखते हैं कोई केमिकल रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, किसी तरह का दूसरी और अदर सिचुएशंस क्रिएट हो गई। तो जो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम का भंडार था वो यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर आते ही इसकी जो केमिकल रिएक्शंस की नेचर है वो बदल गई। और इसके कारण है वो जो अपन जैसे एटॉमिक टेबल देखते हैं उसके सारे के सारे एटम्स, जो एटम है वो बन गए। यानी अपन कहते हैं कि सारे के सारे एटम का मतलब है ये हुआ कि हाइड्रोजन से हीलियम बना हुआ था, फिर लिथियम बन गया, बेरिलियम बन गया, बोरॉन बन गया, कार्बन बन गया, नाइट्रोजन बन गया, ऑक्सीजन बन गया। डैश 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 का मतलब ये हुआ कि जितने अपन सोच सकते हैं सारे के सारे आपके एटम्स बन जाते हैं। अब अपन देखते हैं इतने एटम बनने के बाद ये क्या हो रहा है, यहां पर रोटेशन और रिवॉल्यूशन तो कर ही रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ कि अपन देखते हैं जैसे हमारे पास में इस तरह से कुछ हल्के और कुछ भारी कंकड़ पत्थर है, और उन कंकड़ पत्थर को अपन एक किसी बर्तन में लेके और इस तरह से अगर घुमाते हैं तो अपन देखते हैं कि सेंटर में आपका सबसे भारी है वो एटम आके और व्यवस्थित हो गया। जैसे अपन देखते हैं कि यानी जैसे कुंडा लेके और ये कंकड़ पत्थर को ही देखेंगे तो सबसे भारी कंकड़ पत्थर है वो सेंटर में आ जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से हमारी अर्थ के सेंटर के अंदर सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला जो एटम है, मॉलिक्यूल बना, जिसको बोलते हैं अपन आयरन और निकल, वो इसके कोर में सेंटर के अंदर जमा हो गया। और बाकी बिल्कुल हल्के हैं जैसे अपन जिनको मिनरल्स कहते हैं, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, इस तरह से जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स है दूसरे वो यहाँ पर अर्थ के इसके मेंटल के अंदर आके और जमा हो गए। और बिल्कुल हल्की गैसें हैं जैसे हाइड्रोजन हो गई, या बाद में जाके CO2 बनी होगी, या नाइट्रोजन बनी होगी, वो बिल्कुल वातावरण के अंदर फुर्र से उड़ गई। यानी अपन देखते हैं कि इन हल्के और भारी एटम्स की जो व्यवस्था हुई वो इस तरह से सबसे भारी सेंटर में, थोड़ा हल्का ऊपर, और बिल्कुल हल्का है वो हवा के अंदर उड़ गया। इस तरह की व्यवस्था होती है। अब उस तरह की व्यवस्था होने के बाद इसके बाद में अपन देखते हैं कि यहां पर अपन ने ऑक्सीजन तक लाके और छोड़ दिया। एक तो यहां पर है ऑक्सीजन और दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन। इन दोनों का किसी जीव के निर्माण में क्या उपयोग हो सकता है वो देखते हैं। अपन देखते हैं एक तरफ तो है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ है ऑक्सीजन। हम देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन होती है तो क्या होता है और ऑक्सीजन होती है तो क्या होता है। अब ये हाइड्रोजन अपन देखते हैं, हाइड्रोजन अगर मान लो इसको कार्बन मिल गया तो कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन जमा होकर और ये बन गया CH4 जिसको बोलते हैं मेथेन। अगर इसको नाइट्रोजन मिल गया तो 3 जगह जमा होकर और ये बन जाएगा अमोनिया। ये हाइड्रोजन खुद के साथ में मिलकर और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। इसको अगर ऑक्सीजन मिल गया तो एक ऑक्सीजन के चारों तरफ 2 ऑक्सीजन जमा हो गई और ये बन गया पानी। यानी अपन देखते हैं कि ये हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा सक्रिय गैस है, जिसको मिला उसको लपेट रही है, और इसके कारण नए 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 बड़े बड़े
कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी इस तरह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना, फिर जाके आगे कंपाउंड बना। यानी अपन देखते हैं कि ये जो लाइन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हाइड्रोजन बना, हीलियम बना, बहुत सारे बनते बनते मॉलिक्यूल बना, कंपाउंड बना, और यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स, छोटे से बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी किसी जीव के निर्माण में या निर्माण के अंदर हाइड्रोजन बड़े काम किए। अगर यही ऑक्सीजन हो तो अपन देखते हैं कि अपन जैसे सुबह शाम जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो बनता है वो है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके और इसको तोड़ के और वापस से जल और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर बदल देता है, और इसके साथ के अंदर ऊर्जा है, वो आपकी एनर्जी वो है रिलीज हो गई। अब अपन देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन होती तो किसी न किसी सब्सटेंस को इस तरह से तोड़ के और डिसोसिएट कर लेती। यानी किसी जीव के निर्माण के लिए, लाइफ के ओरिजिन के लिए ज्यादा काम की कौन है? हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन होती तो सब्सटेंस को तोड़ के और छोटा करते हुए उसको खत्म ही कर देती, एनर्जी जरूर मिल जाती। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन थी, शुरुआत के अंदर हाइड्रोजन का बाहुल्य है। हाइड्रोजन वाला जो एनवायरमेंट होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग या रिडक्शन, और ऑक्सीजन वाला होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इस तरह से लाइफ के ओरिजिन के अंदर ज्यादा काम का कौन है? ज्यादा है वो हाइड्रोजन काम का है, रिडक्शन है। इसके कारण सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जब नए नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, मींस ये सिंथेसिस हुआ, यानी ये ऑक्सीडेशन के कारण क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ। यानी इस तरह से ऑक्सीजन के कारण किसी न किसी सब्सटेंस का तोड़ फोड़ होती है, यानी ये ब्रेक डाउन हुआ। जबकि हाइड्रोजन के कारण किसी न किसी सब्सटेंस का सिंथेसिस हुआ, यानी रिडक्शन की वजह से कोई न कोई नया नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह से मॉलिक्यूल्स बनने के बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं कि किस तरह से इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होती है तो ये वाटर बनता है। यानी फर्स्ट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है वाटर, वो वाटर हायर टेम्परेचर के कारण वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर ऊपर जाएगी हल्की होके, ऊपर जाके और कितनी जाएगी? बहुत ऊपर जाके 16-17 ऊपर किलोमीटर जाके और क्लाउड फॉर्मेशन करेगी, और वो क्लाउड है वो वापस रेनफॉल की फॉर्म में वापस नीचे आएगा। इस तरह से ऊपर क्लाउड यानी बादल जाके और वापस नीचे बारिश की, तो टेम्परेचर है वो और कम होगा। यानी इस तरह से धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर कम हो रहा है, और इस वाटर के कारण सारा का सारा जो है ओशियन का फॉर्मेशन, यानी चारों तरफ ओशियन, समुद्र ही समुद्र है वो बन जाता है। अब देखते हैं कि जिस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके और हाई टेम्परेचर के कारण वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर की तरफ उठने के कारण क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड है वो वापस ठंडा होकर और प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल की फॉर्म के अंदर अर्थ के ऊपर आता है। अब अर्थ के ऊपर आने के बाद में यानी पूरी अर्थ के अंदर इस तरह से रेन के कारण पूरा का पूरा वाटर लॉजिंग सिचुएशन, यानी पूरा का पूरा बड़ा सा समुद्र बनता है। यानी इस तरह से पूरे के पूरे समुद्र के अंदर पृथ्वी समा जाती है। अब इसके बाद में जो अपन ने जैसे प्रारंभ के अंदर बताया कि अपन ने सिंपल यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से शुरू किया, उसके बाद हाइड्रोजन से हीलियम और बाकी के एलिमेंट बनते हुए अपन ने ऐसे कहा कि ये अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, जिसके सेंटर के अंदर ये निकल आ गया, आयरन आ गया, बाकी कुछ मेंटल बन गया, और हल्का था वो बिल्कुल इस तरह से ऊपर उड़ के और एटमॉस्फेयर ये स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बन गई। अब इस तरह की स्ट्रक्चर बनते बनते अपन देखते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन थी। हाइड्रोजन ने मीथेन बनाया, अमोनिया बनाया, खुद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया, और ऑक्सीजन सारी की सारी उसको काम में ले लिया। यानी इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन पूरी की पूरी
जितनी थी उसको काम में लेकर और एक मॉलिक्यूल बनाया जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ, दैट इज वाटर। यानी इस तरह से जो वाटर का मॉलिक्यूल बना, इस मॉलिक्यूल के कारण इनिशियल जो अर्ली इन्वायरमेंट था, जब लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा था, उस समय कौन सी गैस एब्सेंट थी? उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। यानी उस समय आपका ऑक्सीजन है वो एब्सेंट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के सारे एटम का यूटिलाइजेशन होके और वाटर का जो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसका फॉर्मेशन हो गया। अब अपन देखते हैं इस तरह से ये मॉलिक्यूल बनने के बाद में कुछ और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे अपन कहते हैं ग्लूकोज की यूनिट बन गई। ग्लूकोज का मतलब एक तरह से ये मोनोसेकेराइड बन गया। उसी तरह से आगे चलकर प्रोटीन की यूनिट जैसे है वो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। लिपिड की यूनिट जिसको अपन कह सकते हैं तो फैटी एसिड का फॉर्मेशन हो गया। फैटी एसिड के साथ में एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से डीएनए आरएनए बनाने वाली स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ, और इससे छोटी है तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने। अपन देखते हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स है, एक तरह से अपन कहते हैं कि बैलेंस्ड डाइट, जिसमें सारे के सारे खाने पीने में ये होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए आरएनए सब होना चाहिए। यानी इस तरह से इन सब की यूनिट्स बन गई। अब अपन देखते हैं हमारे कॉमन काम में आने वाला जो बैलेंस्ड डाइट है, कंप्लीट फूड कह सकते हैं जिसको, वो होता है मिल्क। अब मिल्क को अपन एक सिंपल किसी बर्तन के अंदर अगर अपन गर्म करके और वापस ठंडा करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी अपन घर के अंदर अगर मिल्क है, इसको अगर अपन गर्म करते हैं बर्नर के ऊपर, गर्म करने के बाद में और वापस ठंडा करते हैं तो मिल्क के ऊपर भी एक ये क्रीमी लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अपन जानते हैं कि ये क्रीमी लेयर किसकी बनी हुई है, क्रीमी लेयर कहां से बनी, क्रीमी लेयर का मेन पार्ट क्या है? तो अपन यूं देखें तो जैसे हल्का होगा वो ऊपर उठेगा, यानी जो इससे क्रीम यानी फैट है, उससे एक पूरी की पूरी लेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये इस तरह से एक लेयर बनी। आप इस लेयर को यूं कह सकते हैं कि ये दूध है वो भी जीवित किसी एनिमल का निकाला है। ये कोलाइड की नेचर है, यानी इसके पार्टिकल की साइज वो इस तरह से है कि ये बाकी इन्वायरमेंट से, यानी बाकी जो वातावरण है उससे अलग अपना हिसाब किताब रखना चाहता है। इस तरह से ये क्रीमी लेयर बनी, और आप इस क्रीमी लेयर को आगे चल के और धीरे धीरे यूं कह सकते हैं कि ये एक तरह से सेल का फॉर्मेशन होता है। इसको आप लेयर को सेल की मेम्ब्रेन कह सकते हैं। यूं कह सकते हैं कि ये यहाँ पे खूब सारे कंपाउंड वाला मटेरियल इकट्ठा होया हुआ है, ये गर्म ठंडा हुआ और इसके चारों तरफ एक क्रीम की लेयर बन गई। यानी ये क्रीम की लेयर है, इसको आप या तो क्रीम की लेयर कह लीजिए या सेल की मेम्ब्रेन कह लीजिए। हालांकि सेल मेम्ब्रेन में आगे चलकर इस फैट के अंदर डिपोजिशन होते होते प्रोटीन का पार्ट बढ़ जाता है, कुछ कहीं कार्बोहाइड्रेट आता है, कुछ दूसरे कंपाउंड है वो भी डिपोजिशन होते हैं। लेकिन बेसिकली इस तरह से आपकी एक लेयर का फॉर्मेशन हुआ और ये एक जीव के जैसी कोई स्ट्रक्चर बनी। अब इस स्ट्रक्चर को आप जीव कह सकते हैं। अब ये जीव का काम कैसे करना शुरू कर सकता है, अपन देखते हैं। हमारे पास में अगर इस तरह से अगर ये मेम्ब्रेन वाली कोई स्ट्रक्चर है और इसके अंदर लेबोरेटरी के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो कोई बाहर ज्यादा ग्लूकोज है और अंदर बिल्कुल ग्लूकोज नहीं है तो ग्लूकोज अंदर आएगा, अंदर ज्यादा है तो बाहर आएगा। इस तरह की रिएक्शन है वो लेबोरेटरी में भी होती है। यानी ये जो मेम्ब्रेन से बंद स्ट्रक्चर है वो रिएक्शन तो कर रही है। रिएक्शन तो नॉन लिविंग में भी पॉसिबल है, लेकिन इस लिविंग के अंदर क्या आया? अब ये जो सारी रिएक्शंस हो रही है, उन रिएक्शंस के ऊपर यदि इनका कमांड या कंट्रोल, जिसको कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए, अगर ये पूरा अपने आप को
कमांड में यानी कंट्रोल में ले लेता है तो इसको अपन लाइफ कह सकते हैं। यानी लाइफ के अंदर क्या है, एक तरफ तो रिएक्शंस है और दूसरी तरफ है इन रिएक्शंस का जो कंट्रोल है वो डीएनए आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल है उसके हाथ में है। यानी इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उसको लाइफ कहते हैं। तो इस तरह से एक मोटा मोटी तौर पे लाइफ का ओरिजिन हुआ। अब अपन देखते हैं कि इस तरह से अगर लाइफ का ओरिजिन होता है तो वो आगे चलकर और किस तरह से लाइफ के कैरेक्टर्स, सिंपल सेल से किस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, किस तरह से ये लाइफ है वो नॉन लिविंग से डिफरेंट है। यानी ये सारी चीजें देखने के लिए अपन इसको आगे अपन कंपैरिजन में लेते हैं कि ये एक सिंगल सेल बनती है, सिंगल सेल में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, किस तरह से ये एडेप्टेशन की तरफ करता है। ये जो मैंने थ्योरी बताई, ये थ्योरी एक्चुअल में जिस साइंटिस्ट ने बताई थी उसको बोलते हैं ओपेरिन एंड हेल्डन। ये ओपेरिन एंड हेल्डन की मेटेरियलिस्टिक थ्योरी है। यानी बताने वाला साइंटिस्ट था जिसका नाम ओपेरिन एंड हेल्डन है। इसी ओपेरिन और हेल्डन की जो थ्योरी है मटेरियल, मैंने जो स्टेप बताई सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनते हुए और ये सेपरेशन मेम्ब्रेन या क्रीम लेयर या सेल मेम्ब्रेन बनी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मिलर और यूरे, मिलर एंड यूरे, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक कांच का इक्विपमेंट लेके, कांच नॉन रिएक्टिव होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूल और मीथेन का मॉलिक्यूल, ये चारों के चारों लेके, यानी मिलर एंड यूरे ने हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन और अमोनिया, इनको चारों को लेके, अमोनिया, इन सब को लेके और कांच के इक्विपमेंट के अंदर अलग अलग तरह के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करके और बताया। इस तरह का आप एक्सपेरिमेंट है अगले इवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर, 12th का जो इवोल्यूशन का है जिसके अंदर प्रारंभिक पार्ट के अंदर ओरिजिन ऑफ लाइफ दे रखा है, उसके अंदर अपन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हो जाता है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ आ जाती है, उसके बाद में किस किस तरह की लाइफ फॉर्म्स बनती है और किस किस तरह से स्ट्रक्चर और उन स्ट्रक्चर के कारण फंक्शंस का प्रोग्रेस होती है। अपन देखते हैं कि इस तरह से अपन लाइफ का फॉर्मेशन होने के बाद आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, इसमें कुछ पार्ट है वो प्लांट बनता है, कुछ एनिमल बनता है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, लिविंग के फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लिविंग बीइंग के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। एक लिविंग है, जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं या किसी प्लांट के बारे में सोच लीजिए, और या फिर एक डेड बिल्कुल जो नॉन मोटाइल है, बिल्कुल जिसके अंदर कोई किसी टाइप की रिएक्शन नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस देखते हुए अपन किस तरह से लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। अपने को बेसिक कैरेक्टर्स देखने हैं। जैसे अपन कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, अब देखिए ये लिविंग का बेसिक फीचर है। अपन ने कहा कि जो इनिशियल में वाटर के अंदर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, अब वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं। आप सिंपल एक कप ले लीजिए जिसमें बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर है, और दूसरे कप के अंदर बहुत सारे सॉल्ट डाल लीजिए, मिनरल्स डाल लीजिए, और यहां पर अगर अपन इलेक्ट्रोड डाल के और यहां करते हैं आपस में इस तरह से, इन दोनों इलेक्ट्रोड को किसी न किसी बल्ब से जोड़ते हैं, तो अपन देखते हैं कि इस तरह से अगर यहां पर मिनरल है, यानी मिनरल इस पानी के अंदर है, तो ये बल्ब है वो जल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इस वाटर के अंदर कंडक्टिविटी है, यानी मिनरल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस करते हैं, इसको कंडक्शन बोलते हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी मिनरल्स है, उनके कारण कंडक्शन होता है। मसल्स है, नर्व्स है, उनके अंदर कंडक्शन है वो इन मिनरल्स की वजह से। अपन सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिज्म देखते हैं, ये अमीबा है। इस अमीबा को आप भले ही सुई चुबो लीजिए, चाहे करंट लगा लीजिए, चाहे कोई एसिड दे दीजिए, तो भी ये रिएक्शन करेगा। यानी इन मिनरल की वजह से क्या हुआ, इनके अंदर कंडक्शन हुआ। कंडक्शन के कारण जैसे इसको कोई स्टिमुलस देते हैं,
स्टिमुलस का मतलब ये हुआ कि आप किसी इसके फिजियोलॉजिकल, फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल किसी तरह का अगर इन्वायरमेंट चेंज करते हैं, इन्वायरमेंटल चेंज करते हैं, तो इसके स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में, यानी इस स्टिमुलस के जवाब में ये ऑर्गेनिज्म चाहेगा कि मैं मैक्सिमम कंफर्ट की स्थिति में रहूं। यानी ऐसे नहीं रहेगा कि ये इसको सुई चुभ रही है तो सुई को बर्दाश्त करते रहे, इसको अगर एसिड मिल रहा है, इसको ज्यादा टेम्परेचर मिला तो उसको बर्दाश्त करे, नहीं। जो जीवित है उसका ये होगा, वो कॉन्शियस होगा, उसके अंदर इरिटेबिलिटी होगी और जवाब देने की क्षमता यानी रेस्पॉन्सिवनेस, इनके कारण क्या होगा, ये मैक्सिमम कंफर्ट की स्थिति में आकर और रहेगा। ये लिविंग का एक बेसिक फीचर है। यानी सिंपल से सिंपल अपन देखते हैं ये अमीबा है, तो उसके अंदर इस कॉन्शियसनेस या रेस्पॉन्सिवनेस या इरिटेबिलिटी, इसके कारण धीरे धीरे कंफर्ट जोन में पहुंचने के कारण एडेप्टेशन डेवलप हुए। यानी अपन देखते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो मैक्सिमम कंफर्ट में आने के कारण बहुत सारी स्ट्रक्चर डेवलप करता है, बहुत सारे, अगर वो इस तरह से एक निश यानी रहने के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, उस कंफर्ट वाले इन्वायरमेंट में जाकर रहता है। अपन सिंपल देखते हैं, हमारी बॉडी है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्वेटिंग हो जाती है, प्लांट में टेम्परेचर बढ़ता है तो ट्रांसपिरेशन होता है। तो इस तरह से हर स्ट्रक्चर कोई न कोई फंक्शन से रिलेटेड है और कुछ न कुछ फंक्शन करने के लिए उससे रिलेटेड कोई न कोई आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको मोटे तौर पे अपन कहते हैं कि ये एडेप्टेशन हुआ। तो ये जो एडेप्टेशन का बेस है वो लिविंग के अंदर कॉन्शियसनेस के कारण आया। ऐसी कॉन्शियसनेस आपको नॉन लिविंग के अंदर नहीं मिलेगी। अब दूसरा, इस कॉन्शियसनेस की वजह से जो एक रिएक्शन शुरू हुई जिसको बोलते हैं अपन मेटाबॉलिज्म। देखिए, मेटाबॉलिज्म का बेसिक मीनिंग होता है ऑल सम ऑफ द रिएक्शंस occurring in living beings are called as metabolism। means all reaction, जितनी सारी टोटल की टोटल रिएक्शंस है, उन रिएक्शंस को मिलाकर क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। अब सारी रिएक्शन को अपन किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, अपन सारी रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन के कारण जो रिएक्शन होने वाली है, ऑक्सीडेशन के कारण जो रिएक्शन होती है वो ब्रेकडाउन की रिएक्शन होती है, अपन पहले कह चुके हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। इस रिएक्शन को बोलेंगे कैटाबोलिज्म। और दूसरी रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब अपन जनरल देखते हैं कि खिलाड़ी ने एनाबोलिक स्टेरॉइड खा लिया, यानी मसल्स बनाने के लिए एनाबोलिक, यानी कुछ न कुछ मसल्स का सिंथेसिस करने वाला। यानी इस एनाबोलिज्म का मतलब ये हुआ कि कोई न कोई चीज है वो बन रही है, जिसको अपन कह सकते हैं सिंथेसिस। और कैटाबोलिज्म के कारण चीज का, किसी न किसी चीज का ब्रेकडाउन होगा। अब ब्रेकडाउन होगा, अपन देख लीजिए, किसी पत्थर को तोड़ दीजिए, लोहे को तोड़ लीजिए, तोड़ते हैं तो गर्म हो जाता है। यानी जैसे ही ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के कारण क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी एनर्जी रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, यानी इस सिस्टम की टेम्परेचर है वो नीचे आएगी, सॉरी, इस सिस्टम की जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर एनर्जी यानी हीट है वो रिलीज हुई। और हीट रिलीज होने के कारण, ब्रेकडाउन होने के कारण ओवरऑल इस सिस्टम का वजन है, वेट वो है वो घटेगा। इसके अपोजिट में अपन देखते हैं, ये ऑक्सीडेशन है, तो एनाबोलिज्म आपका क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन। ये हो गया रिडक्शन, यानी हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होता है रिडक्शन। तो अपन ने कहा कि हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या है, जो मिला उसको लपेट के और चारों तरफ साइज बढ़ाएगा, यानी सिंथेसिस होगा। जब सिंथेसिस होगा तो सिस्टम की एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। अब एनर्जी डिक्रीज होती है तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक, यानी सिस्टम की एनर्जी है वो घटी। जब एनर्जी है वो टोटल अगर इसके अंदर ट्रैप होती है तो उसका वेट यानी वजन है वो बढ़ेगा। इस तरह से अपन ने मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में बांटा, एक तो एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में देखते हैं कई ब्रेकडाउन रिएक्शन, आपने जो खाना खाया वो खाना टूट के और आपको एनर्जी देता है।
अब ये तो आप तो कंटिन्यूस खाना खाते हैं इसलिए वजन सही रहता है। अगर आप बिना कुछ खाए पिए अगर शरीर में सिर्फ रेस्पिरेशन ही करेंगे तो शरीर का वजन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। यानी अपने आप में जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन किस टाइप की रिएक्शन हुई, रेस्पिरेशन मोटा मोटी तौर पे कैटाबोलिक रिएक्शन है। लेकिन आगे अपन जो रेस्पिरेशन के क्रेब्स साइकिल्स, ग्लाइकोलाइज साइकिल देखेंगे तो उसमें आपको साबित होगा कि ये कैटाबोलिज्म के साथ साथ में एनाबोलिक भी है। जो रिएक्शन कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों होती है जिसको एम्फीबोलिक कहते हैं। उसी तरह से अपन डाइजेशन देखते हैं। डाइजेशन में जो आपने खाया उसको तोड़ के और अल्टीमेटली आपने ग्लूकोज बनाया, तो उसमें भी आपको क्या होता है, ब्रेकडाउन का प्रोसेस है अल्टीमेटली लास्ट में जाके। और जो आपका एसिमुलेशन होता है, ग्लूकोज खाया, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, अल्कोहल है, उन सब से जो नए नए पदार्थ बनते हैं तो बाद में एसिमुलेशन अपने आप के अंदर एनाबोलिज्म है। फोटोसिंथेसिस देखते हैं अपन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में लाइट की प्रेजेंस में कोई न कोई चीज का सिंथेसिस होना। तो फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक एनाबोलिक रिएक्शन है। अगला कैरेक्टर अपन देखते हैं ग्रोथ। अब देखिए ग्रोथ क्या हो सकती है। सिंपल ग्रोथ किस तरह से होती है लिविंग बीइंग के अंदर। लिविंग बीइंग के अंदर ये सेल है, इस सेल में दो तरह की ग्रोथ हो सकती है। या तो इस सेल की आपके पास में संख्या बढ़ गई, और या ये अकेली सेल है जिसकी आपके पास में साइज बढ़ गई। यानी एक तो बाय इंक्रीजिंग नंबर और बाय इंक्रीजिंग साइज, ये दो तरह से बेसिक ग्रोथ हो सकती है। अब देखते हैं सेल से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है वो किस तरह से ग्रोथ शो करता है। तो इस तरह से जैसे अपन ग्रोथ देखते हैं, इंक्रीज इन साइज बॉडी, टोटल सेल की चाहे नंबर इंक्रीज हो और चाहे सेल की शेप इंक्रीज हो, साइज इंक्रीज हो, रिजल्टेंटली क्या होगा, आपके पास में ओवरऑल फिजिकल साइज है वो इंक्रीज होगी। अब जो फिजिकल साइज इंक्रीज होने में तो आप इस तरह से लकड़ी की भी कर सकते हो। सैंड ड्यून्स देखते हैं, सुबह छोटे होते हैं बड़े हो गए, पहाड़ होते हैं कहीं बढ़ते हैं घटते हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर रख दिया ये ग्रोथ होगी, लकड़ी के ऊपर लकड़ी रख दी। लेकिन ये नॉन लिविंग की ग्रोथ है, ये बाहर से हो रही है, जबकि लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक है यानी अंदर से हो रही है, और जबकि नॉन लिविंग में वो बाहर से यानी एक्सट्रिंसिक हो रही है। लिविंग के अंदर जनरली जो ग्रोथ होती है उसको वापस आप छोटा नहीं कर सकते, यानी इरिवर्सिबल होती है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। जबकि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ है उसको आप वापस वैसा का वैसा यानी रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सिबल होती है। इस तरह से नॉन लिविंग और लिविंग की ग्रोथ बिल्कुल अलग अलग है। अब अपन देखते हैं कि किस किस तरह से प्लांट और एनिमल में ग्रोथ कैसे होती है। एक सिंपल एग्जांपल दिया जाता है कि एक प्लांट है, ये प्लांट सन 2000 इन 2000 में इसकी हाइट है, आपके पास में ये प्लांट है जिसकी हाइट है 10 फीट। इस प्लांट की टोटल हाइट है 10 फीट, और आपने एक यहां पर नेल यानी कील, यहां पर एक कील गाड़ दी 5 फीट की हाइट के ऊपर। अब ये कील गाड़ के और आपने छोड़ दिया 20 साल तक, यानी ये प्लांट है सन 2000 के अंदर 2000 के ईयर में इतना 10 फीट का है। अब प्रेजेंटली जो 2021 चल रहा है उसके अंदर इसकी हाइट बढ़ के और ये हाइट हो गई अब सपोज 20 फीट, 20 फीट हाइट होगी। तो अब आपको बतानी है कि इस नेल या इस कील की नई लोकेशन क्या होगी। जनरली बच्चे बताते हैं 10 फीट से 20 होगी, तो कम से कम कील है वो साथ में डबल तो होनी चाहिए, 5 फीट 10 फीट होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपन देखते हैं कि बच्चे जाते हैं पेड़ का छाल उतार के, जो डाइकोट है लकड़ी वाले प्लांट है उनके अंदर छाल उतार के नाम लिख के आ जाते हैं, सुनील जो भी विनय वगैरह नाम लिख दिया, वो नाम वहीं का वहीं पड़ा रहता है, यानी ये वह कील भी वहीं रहनी चाहिए। इसका रीजन होता है कि प्लांट के जो ग्रोथ होती है वो एक लोकलाइज्ड है, ऊपर की तरफ ग्रोथ हो रही है जिसको बोलते हैं एपिकल, या जो टॉप इस एपिकल वाले शीर्ष वाले पार्ट के ऊपर एपिकल मेरिस्टेम के कारण ग्रोथ हुई। अब इस ग्रोथ का जो मेन फीचर है वो डाइकोट यानी जिनके वुडी प्लांट है उनके अंदर होता है। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर इस तरह से बीचों बीच में इस तरह से नोड और इंटरनोड होती है। जो नोड और इंटरनोड होते हैं उनके अंदर ग्रोथ होती है अपन
एनाटॉमी के अंदर देखेंगे प्लांट के अंदर, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होती है। यानी इस तरह से जो प्लांट के अंदर ग्रोथ हुई वो एक अनलिमिटेड है, यानी प्लांट जब तक जिंदा है ग्रोथ चलती रहेगी। और दूसरी यहाँ पर लोकलाइज्ड है, यानी इस फिक्स जगह से, या तो यहां से हुई इंटरकैलरी है तो यहां से होगी, यानी लोकेशन इसकी फिक्स होगी। जबकि अपन एनिमल्स में देखते हैं, एनिमल्स में हाथ बढ़ेगा तो पांव भी बढ़ेगा, सिर भी बड़ा होगा, यानी इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड ग्रोथ। यानी एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ हुई वो किस तरह की है, इस ग्रोथ को बोलेंगे अपन डिफ्यूज्ड, यानी फैली हुई अलग अलग से, और प्रोपोर्शनल में होती है, यानी हाथ बढ़ेगा तो पांव भी बढ़ेगा, ये यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल है। जबकि प्लांट के अंदर स्टेम की हाइट बढ़ रही है तो स्टेम ही बढ़ेगा। उस तरह से बाकी जो पार्ट है वो उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जरूर होती है, यानी उसकी थिकनेस बढ़ती है, तो वो अलग चीज है। अब देखते हैं इस ग्रोथ के कारण जो बेसिक फीचर है नॉन लिविंग और लिविंग, आप डिफरेंशिएट करके और इस तरह से बता सकते हैं। अब ग्रोथ जब कंप्लीट होती है तो उसके बाद में ऑर्गेनिज्म के अंदर डेथ होती है। अब देखो डेथ का मतलब है ग्रोथ है वो चेक होगी, या फिर अपन कई तरह से इस डेथ को डिफाइन कर सकते हैं। जनरली देखते हैं कॉमनली, जैसे एक एक्सीडेंट के अंदर ब्रेन की डेथ होगी, यानी कोमा में पहुंच गया, और उस इंसान को बाहर से हार्ट का पंप लगा दिया या किसी तरह से लंग की मशीन लगा दी, इस तरह से आर्टिफिशियल मेथड से अगर उसको जिंदा रखा जाता है तो वो स्टेज है वो एक अपने आप में क्लिनिकल डेथ कहलाती है, यानी क्लिनिकल हिसाब से, हॉस्पिटल के हिसाब से डेथ हो चुकी है। अगर उसका ब्रेन वापस रिवाइव कर जाता है, रिवर्ट कर जाता है, तो वो सर्वाइव करेगा। अदरवाइज ये स्टेज है वो वेजिटेटिव स्टेज कहलाती है, यानी इसमें ग्रोथ आपकी चेक हो चुकी है और क्लिनिकल रूप से डेथ हो चुकी है। एक क्लिनिकल डेथ होने के बाद में देखते हैं कि बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है, यानी अगर बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस बंद होगी तो उसको बायोलॉजिकल डेथ बोलेंगे। अभी तक जो क्लिनिकल डेथ थी उसमें ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, जबकि बायोलॉजिकल डेथ में सेलुलर लेवल पे सेल की डेथ होनी चाहिए, यानी सेल के अंदर जो किसी टाइप की रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म नहीं होना चाहिए। यानी इस तरह से अगर क्लिनिकल लेवल पे देखते हैं तो डेथ अलग है और बायोलॉजिकल जो है केमिकल डेथ है वो अलग है। यह डेथ होने के बाद में ऑर्गेनिज्म में वापिस है वो डिसोसिएट होकर और वापिस है वो रिसाइकल हो जाता है। अब अपन देखते हैं लिविंग बीइंग का एक फीचर ग्रोथ के साथ में एसोसिएट होता है जिसको बोलते हैं अपन रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन का बेसिक मीनिंग देखें तो अपने तरह की कॉपी को बनाना, री मतलब दोबारा और प्रोड्यूस करना, मीन्स अपने जैसा जैसा फिर बनाना। अब अपने जैसा जैसा कोई ऑर्गेनिज्म उसकी कॉपी बनाता है तो बेसिक फीचर तो कहां से पूरी की पूरी जो लिविंग सिस्टम है उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उसको न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए आरएनए वो कंट्रोल करता है। लेकिन इस रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक फीचर है। अब जैसे शुरुआत में जीव बना, वो जीव पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी पूरा का पूरा अमीबा है, 1 से 2 बना, यही तो ग्रोथ है। यानी ईस्ट है, ईस्ट के अंदर बड निकली तो वो 1 से 2 ईस्ट बना। फ्रेगमेंटेशन बने यानी 1 से 2 टुकड़े हुए, जैसे फंजाई के अंदर होता है, स्पोर बनते हैं, छोटे छोटे बीज आगे जाके और फिलामेंट बनाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो होती है उसको देखते हैं तो वो जो रिप्रोडक्शन का पूरा ऑर्गेनिज्म एक रिप्रोडक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब अपन देखते हैं जीवों में, प्लांट में या हो या एनिमल में, छोटे से बड़े बनते हैं यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो उन जीवों के अंदर क्या होता है, शुरुआत के अंदर जो पूरा का पूरा बॉडी का पार्ट है वो रिप्रोडक्शन में आता है। और जैसे प्लांट है, अपन बाहर फ्लावरिंग प्लांट देखते हैं एंजियोस्पर्म में, उन प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सिर्फ फ्लावर के अंदर बंद हो गया, यानी फ्लावर में भी स्टामेन एंड गाइनोसियम बहुत छोटा सा पार्ट है वो रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। जबकि छोटा प्लांट है, छोटा अगर ऑर्गेनिज्म है तो पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। यानी इवोल्यूशन के सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड एनिमल बनते हैं उनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का होता रहता है और रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो घट गया, और उसके साथ में पेरेंटल केयर यानी उस जो नेक्स्ट प्रोजेनी बनी उसको बचाने के लिए पेरेंटल केयर है वो इंटेंस हो गई, बढ़ गई।
इस तरह से रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, इवोल्यूशन के साथ उसके अंदर उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो घटता रहता है। अब अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन के बेसिक दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप तो हो गया आपका एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। यानी एसेक्सुअल और सेक्सुअल के अंदर क्या डिफरेंस हुआ? एसेक्सुअल का मीनिंग होता है मोनोपेरेंटल, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म ने नेक्स्ट पीढ़ी को पैदा कर दिया, यानी इसके अंदर मदर एंड फादर यानी दो सेक्स होने की कोई जरूरत नहीं है, यानी एक ही मोनोपेरेंटल है। इसके अंदर डिफरेंट सेक्स यानी मेल और फीमेल ये दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अपन देखते हैं मेल है वो क्या बनेगा, स्पर्म बनाया, फीमेल ने ओवम बनाया, ये फादर से मिलता है, ये मदर से मिलता है, दोनों से मिलने के बाद में दोनों आपस में फ्यूज होते हैं जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दोनों के फ्यूजन के कारण नए नए कॉम्बिनेशन बने, यानी दोनों अलग थे, अलग होने के कारण नया नया जोड़ा बना। उस जोड़े के कारण इसके फीचर्स है वो इसके पेरेंट्स से थोड़े से अलग हो जाएंगे। यानी जो वेरिएशन आती है, यानी पेरेंट्स से किस तरह से ऑफस्प्रिंग अलग है, ये जो वेरिएशन का मेन कॉज है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि अपन देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मोनोपेरेंटल है, एक ही एंसेस्टर या पेरेंट ये मिलकर और नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बना रहा है। एक ही ऑफस्प्रिंग होने के कारण उसके अंदर किसी टाइप का कोई वेरिएशन नहीं होगा और इसको बोलते हैं एक तरह से पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर है, जिसको अपन कह सकते हैं क्लोन। और इसमें और अपने पेरेंट में किसी टाइप का वेरिएशन है वो नहीं होगा। इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में अपन देखते हैं कुछ न कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, पूरी की बॉडी है वो पार्टों में टूट गई। एसेक्सुअल अपन देखें बडिंग हो गई, या किसी न किसी तरह से स्पोरुलेशन हो गया, या किसी न किसी तरह से पूरी बॉडी डिजेनरेट हो गया और उसका कुछ पार्ट है वो रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस तरह से पूरा का पूरा एसेक्सुअल जिसके अंदर यूनिपेरेंटल या मोनोपेरेंटल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे यानी मेल एंड फीमेल। इस तरह से रिप्रोडक्शन अपने आप में एक तरह से लिविंग बीइंग का बेसिक फीचर है। लेकिन लाइफ यानी लिविंग किंगडम के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। जैसे अपन देखते हैं म्यूल या स्टेराइल हनी बी का वर्कर होता है, उसके अंदर किसी टाइप का कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता। टिग्लियन या लाइगर ऐसी जो क्रॉस ब्रीडिंग है या जो थर्ड जेंडर ह्यूमन बीइंग के अंदर कहते हैं, तो इनके अंदर किसी टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब ये बेसिक फीचर इस तरह से अपन ने देखे कि लिविंग बीइंग के अंदर जो ग्रोथ थी वो किस तरह से ग्रोथ हुई, बेसिक मेटाबॉलिज्म किस तरह से था, एक्सक्रीशन होता है। देखिए पूरी बॉडी को बनाने के लिए जो पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क या ढांचा है वो अमीनो एसिड का बना है। जिस तरह से ये मकान है वो बड़े बड़े पत्थर से है, जैसे बड़े पत्थर बनाते तो छोटे छोटे पत्थर है वो रह गए, उन छोटे पत्थर को कहते हैं अपना इस मकान का एक्सक्रीटा। उसी तरह से बॉडी की जो फ्रेमवर्क बनाने के बाद में कुछ अमीनो एसिड्स का रेसिड्यूल कुछ पार्ट रह गया, वो है एक्सक्रीटरी मटेरियल बनता है। ये भी अपने आप में एक लिविंग का फीचर है। यानी इस तरह से ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उन सब रिएक्शंस को मिलाकर अपन कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग है। और इन रिएक्शंस का अल्टीमेटली जो कंट्रोल है वो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए के द्वारा होता है। डीएनए अपने आप में रेप्लिकेटिंग होता है और वो आगे आरएनए को भी काम करने में हेल्प करता है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं कि इस तरह से जो लिविंग बना उसमें दो टाइप हुई, एक तो हुआ प्लांट और दूसरा हुआ एनिमल। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अपन देखते हैं एक नीम है, नीम के नीचे की तरफ एक भैंस खड़ी है। अब उस भैंस में और नीम के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है ये अपने को सोचना है। मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस बताया ग्रोथ में। ग्रोथ के अंदर प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है वो एक फिक्स बिल्कुल लोकलाइज होती है, एक लोकेशन में फिक्स है और अनलिमिटेड यानी चलती रहेगी। जबकि एनिमल के अंदर लिमिटेड ग्रोथ होती है, एक उम्र आने के बाद में ग्रोथ कम हो जाएगी और डिफ्यूज होती है, यानी हाथ में भी होती है तो पाँव में भी होती है। यानी बेसिक डिफरेंस हुआ आपका एक ये ग्रोथ का। दूसरा देखते हैं कि प्लांट आपका एक ही जगह खड़ा है,
और एनिमल के अंदर लोकोमोशन होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाने का करेक्टर है, यानी मोमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। और जबकि अपन प्लांट देखते हो खड़ा खड़ा हिल डुल सकता है, जिसको मूवमेंट कहते हैं, यानी एनिमल में क्या हुआ, मूवमेंट प्लस लोकोमोशन है। अब देखिए अपन जो प्लांट है, अपन इसके अंदर तो यहां पे ये फिक्स है, जबकि एनिमल के अंदर लोकोमोशन हुआ। ये एक बेसिक फीचर है और इसी के ऊपर बहुत सारे कैरेक्टर्स डिसाइड होते हैं। अब ये जो लोकोमोशन है उसके लिए टर्म आता है जू। जू का मतलब जनरली एनिमल कहते हैं। एनिमल है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर सकता है, और फिक्स है तो वो प्लांट है। अब इसके कारण सारे के सारे स्ट्रक्चर डेवलप हुई, सारे के सारे कैरेक्टर्स डेवलप हुए। आपको देखना है कई ऐसे एनिमल्स भी मिलेंगे जो एक जगह फिक्स है, जैसे पोरीफेरा के स्पॉन्ज है, एडल्ट स्पॉन्ज, मैच्योर स्पॉन्ज, वो एक जगह फिक्स है, तो उनके प्लांट लाइक कैरेक्टर्स हो गए। उसी तरह से आगे अपन देखेंगे कॉर्डेट्स के अंदर एसिडियन, हर्डमानिया वगैरह, वो एक जगह फिक्स होते हैं। जब फिक्स हो गए तो उनके कैरेक्टर्स कैसे मिलेंगे, प्लांट जैसे मिलने चाहिए। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका प्लांट हो या एनिमल है, इसको फिक्स कह दिया तो फिक्स ही रहेगा। एनिमल्स में इस तरह से मैंने बताए वो फिक्स रहने वाले, यानी जो एक जगह सॉलिटरी है, एक जगह फिक्स रहेगी, अगर फिक्स है तो उसके कैरेक्टर्स है वो प्लांट जैसे मिलेंगे। अब अपन देखते हैं कि एनिमल्स इस तरह से लोकोमोट किया तो जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो अलग अलग हुई, यानी यहां पर अलग है, गर्मी है, ठंड है, तूफान है, बारिश है, इस तरह से खूब सारी वेरिएशन उसने फेस किए। उस वेरिएशन के जो एडप्ट करने के लिए, उन वेरिएशन को यूज करने के लिए एनिमल्स के पास में डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं। उस सेंस ऑर्गन्स को यूज करने के लिए नर्वस सिस्टम होता है, जो प्लांट के अंदर नहीं मिलेगा। यानी इस तरह से लोकोमोशन करने के कारण उसके अंदर कुछ न कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, जनरली बोलते हैं फ्लेजिला, यानी चलने के लिए उसके पास में हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लेजिला है, सीलिया है। जो भी चीज मोटाइल होगी तो अलग अलग एनवायरनमेंट को फेस करेगी, और उस जो मोटाइल यानी लोकोमोशन करेगी, चलेगी, गति करेगी, उसके अंदर नर्व सिस्टम और सेंस ऑर्गन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो क्या स्पॉन्ज में यानी पोरीफेरा में, हर्डमानिया यानी एसिडियन, जो एसिडियन कॉर्डेट्स होते हैं, उनके अंदर क्या नर्व सिस्टम होना चाहिए? नहीं होता है, क्योंकि वो एक जगह फिक्स है, नर्व सिस्टम का कोई जरूरत भी नहीं है। जबकि अपन प्लांट्स में देखेंगे, छोटे वाले प्लांट्स, जैसे प्लांट्स के अंदर, एल्गी के अंदर स्पोर्स होते हैं जिनमें फ्लेजिला होते हैं। अब फ्लेजिला हो गए तो उसके अंदर किसी न किसी तरह का एक सेंसरी स्पॉट मिलेगा, यानी नर्व सिस्टम टाइप डेवलप शुरू हो गया। यानी प्लांट्स के अंदर भी नर्व सिस्टम लाइक अगर कैरेक्टर्स है तो वो इस मोटिलिटी के कारण या लोकोमोशन के कारण है। अब देखते हैं अपन, प्लांट तो गति करता नहीं, जब गति ही नहीं करता तो उसके अंदर सीलिया फ्लेजिला नहीं, और सीलिया फ्लेजिला का जो फॉर्मेशन होता है वो सेंट्रियोल नाम के एक ऑर्गन के द्वारा होता है। यानी एक सेंट्रियोल और दो सेंट्रियोल मिलकर अपन सेल के अंदर पढ़ेंगे सेंट्रोसोम बनाते हैं। अब जब सेंट्रियोल का काम क्या है, बाहर की तरफ जाके और सीलिया और फ्लेजिला हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। अब प्लांट तो फिक्स है तो इसके अंदर सेंट्रियोल जनरली है ही नहीं, तो सेंट्रियोल फीचर किसका हो गया? सेंट्रियोल है वो एनिमल का फीचर है, यानी सेंट्रियोल ही आगे चलकर और हेयर लाइक स्ट्रक्चर फ्लेजिला और सीलिया बनाता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर फ्लेजिला और सीलिया बनाने के साथ साथ अंदर की तरफ क्रोमोसोम को मूवमेंट करने के लिए कुछ स्पिंडल के फाइबर चाहिए, वो भी बना देगा। लेकिन अपन कह रहे हैं कि प्लांट के अंदर तो सीलिया फ्लेजिला या लोकोमोशन ही नहीं है, तो सेंट्रियोल भी नहीं है, तो क्रोमोसोम को मूवमेंट करने के लिए स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा? तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन है वो इंडिपेंडेंट स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, वो बनते हैं। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो असेंबल होके, ट्यूबुलिन के प्रोटीन है वो असेंबल होके और स्पिंडल के फाइबर्स का बनाएगा। दूसरा अपन देखते हैं, जब प्लांट एक जगह फिक्स है तो उसको खड़े खड़े ही एडवर्स कंडीशन झेलनी है, तो उसके कारण सेल के बाहर है वो सेल वॉल डेवलप होगी। अपन देखते हैं कि जो फिक्स होते हैं, प्लांट है, फंजाई है, तो उनके बाहर की तरफ सेल्यूलोज की डेंस सेल वॉल है, जो एनिमल्स में आपको नहीं मिलेगी क्योंकि एनिमल्स लोकोमोट कर रहा है। अब बेसिक अपन देखते हैं, बेसिक कैरेक्टर में ये अगर ये प्लांट की सेल है
और मैं इस तरफ बना रहा हूं ये एनिमल की सेल है। तो प्लांट की सेल को मैंने बनाया इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप की, और इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर बहुत बड़ी आपको एक वैक्यूल मिलेगी, और इस वैक्यूल यानी यहां पर ये बैलून लाइक थैली है, इसके कारण इसका न्यूक्लियस है वो आपका साइड में चला गया, न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पे चला गया। जबकि अपन देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स होगी तो छोटी छोटी वैक्यूल्स होगी, और इसके कारण से जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो लोकेशन न्यूक्लियस है वो बिल्कुल आपका सेंटर में पड़ा रहेगा। इस तरह से आपका ये न्यूक्लियस है वो सेंटर में है, गोल गोल सेल है, न्यूक्लियस सेंटर में, तो ये आपकी एनिमल सेल है। और इस तरह से बहुत बड़ी वैक्यूल है और न्यूक्लियस पेरीफेरी पे है, तो ये प्लांट सेल है। अब बेसिक डिफरेंस में और देखते हैं। प्लांट है तो जब एक जगह खड़े हैं तो फोटोसिंथेसिस यानी लाइट का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, इन सब का यूज करके और अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके लिए इनमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं अपन प्लास्टिड। ये प्लास्टिड अपन देखते हैं कलर के बेस पे अलग अलग टाइप्स होगा, इस तरह का प्लास्टिड है वो एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होगा। दूसरा देखते हैं प्लांट के अंदर ब्रांचिंग निकलती है, टहनियां निकल गई और आगे से आगे डिवाइड होती रहती है, उस तरह का जो क्लासिफिकेशन है, ब्रांचिंग पैटर्न है, वो एनिमल के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से अपन बिल्कुल बेसिक शुरुआत करने के लिए कि प्लांट क्या है, तो प्लांट सिर्फ लोकोमोशन के कारण उसके कैरेक्टर्स डेवलप हुए, और प्लांट क्या है, एनिमल के अंदर लोकोमोशन के कारण कैरेक्टर डेवलप हुए, जबकि प्लांट के अंदर वो एक जगह फिक्स है, तो फिक्स होने के कारण उसकी पूरी की पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डेवलप हुई। तो ये बेसिक एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर डिफरेंस है। फ्रेंड्स, अब अपन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है उनको अपन क्लासिफाई कर सकते हैं और उनके बारे में बेसिक जानकारी रख सकते हैं। तो अपन सबसे छोटे से छोटी चीज देखते हैं जो किसी न किसी तरह से एग्जिस्टेंस में होती है, तो उसको बोलते हैं प्रियन। यानी प्रियन एक ऐसा प्रोटीन का पार्टिकल है जो अपने आप में स्पेसिफिसिटी यानी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ में जाके और बीमारी या उसके साथ में जाके और एडहेर चिपकने का काम करता है। तो अपन देखते हैं प्रियन एक क्या है, सिंपल प्रोटीन का पार्टिकल है जो किसी जीव में जाके और बीमारी पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपन जैसे मेड काउ डिजीज, इंग्लैंड के अंदर 1997 के अंदर एक गायों के अंदर ब्रेन में विशेष बीमारी हुई थी, जिसके कारण पूरे ब्रिटेन की सारी गायों को कल करना पड़ा था, यानी मास स्केल पे उनको खत्म करना पड़ा था। इसी तरह से अपन सार्स देखते हैं। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी अपने आप में प्रियन से होने वाला रोग है। अब प्रियन के बाद में अपन देखते हैं अकेला अगर आरएनए होता है और वो बीमारी करने के काम करता है तो उसको बोलते हैं विरियोइड। यानी प्रियन के अलावा ये सिंपल आरएनए है, अकेला आरएनए जो केवल बीमारी करता है, जैसे पोटैटो के अंदर स्पिंडल ट्यूमर बीमारी डिजीज। इस तरह से ये अपन ने दो बेसिक पार्टिकल देखे। इन दोनों यानी एक तरफ तो अपन देख रहे हैं प्रोटीन है और दूसरी तरफ केवल अकेला आरएनए, इन दोनों से मिलकर और एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं वायरस। यानी वायरस के अंदर बेसिकली क्या है, या तो इसके अंदर बाहर की तरफ है वो है प्रोटीन का खोल, प्रोटीन का कोटिंग है, और प्रोटीन के कोटिंग के अंदर की तरफ डीएनए या आरएनए यानी इसका न्यूक्लिक एसिड है। अब देखते हैं जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये बैक्टीरिया को खाने वाले यानी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने वाले वायरस जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। यानी बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस है। इसका मोटा मोटी स्ट्रक्चर देखते हैं तो बाहर इसका प्रोटीन का कैप्सिड है, यानी बाहर प्रोटीन की कवरिंग है। इस प्रोटीन की कवरिंग के अंदर या तो आपको डीएनए मिलेगा और या आरएनए। इसका अर्थ यह हुआ कि वायरस में
ये दोनों एक साथ में कभी नहीं मिलेंगे। यानी वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए। जब भी ये इन्फेक्शन करेगा तो ये इसके पीछे पूंछ है, पूंछ से एंजाइम लाइसोजाइम यानी किसी शरीर को गलाने वाले एंजाइम बनेंगे, जिसके कारण सेल है वो गल जाएगी और ये यहां से निकल के और केवल इसका जेनेटिक मटेरियल है वो किसी न किसी सेल के अंदर चला जाएगा और ये प्रोटीन का खोल है वो बाहर रह जाता है। इस तरह से ये वायरस बना, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। यानी ये ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। तो अपन देखते हैं कि ये किस तरह से नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है कि इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जैसे अपन देखते हैं तवे के ऊपर गर्म करके और फिटकड़ी या चीनी, ये क्रिस्टल फॉर्म में, तो ये क्रिस्टलाइजेशन होना अपने आप में एक नॉन लिविंग फीचर है। इस तरह से इन सब चीजों का आप क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा फीचर इनके पास होता है कि ये स्वतंत्र रूप से अगर बाहर पड़े तो इनके अंदर किसी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। बेसिक मेटाबॉलिज्म होना अपने आप में लिविंग का एक डिफाइंड कैरेक्टर है जो इनके अंदर नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसके जो बेसिक फीचर्स है, बाहर की तरफ पड़ा है तो एक रेत के दाने की तरफ है, रेत के दाने की तरह है, किसी प्रकार की इसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है। तो ये इस तरह से अपने आप में नॉन लिविंग हो गया। अब इसको कहा कि ये लिविंग के फीचर भी शो करता है। तो लिविंग कौन कौन से कैरेक्टर हुए कि ये स्पेसिफिसिटी शो करता है, यानी गाय का वायरस, गाय का प्रियन, आलू का वेरोइड, ये सब चीजें स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक होना अपने आप में एक लिविंग कैरेक्टर है। दूसरा, ये किसी एंजाइम का भी सीक्रेशन करते हैं जैसे लाइसोजाइम में। इसके अलावा इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए, ये होना अपने आप में लिविंग का कैरेक्टर है। तो इस तरह से इसमें लिविंग के कैरेक्टर्स भी है और नॉन लिविंग के भी। तो ये बेसिक जो टर्म आई आपकी वायरस है, वायरोइड है, प्रियन है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया अपने आप में एक बेसिक प्रोकैरियोट है। देखिए जैसे ही शुरुआत के अंदर बिल्कुल प्रारंभिक जीवन था जिसके अंदर अर्थ के ऊपर किसी टाइप का प्लांट्स नहीं है, किसी टाइप के एनिमल्स नहीं है, चारों तरफ नमक ही नमक है, नमक के अंदर से मेथेन निकल रही है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है। तो उस कंडीशन में जो बैक्टीरिया बनेगा उस बैक्टीरिया को एडवर्स कंडीशन यानी विपरीत हालात को उसको बर्दाश्त करने के लिए, उन विपरीत हालात में जीने के लिए ये जो इनके कैरेक्टर्स डेवलप होंगे वो सामान्य बैक्टीरिया से अलग होंगे। और इस प्रकार के जो पुराने बैक्टीरिया यानी शुरुआत वाला बैक्टीरिया था उसको बोलते हैं अपन आर्की बैक्टीरिया। यानी इस आर्की बैक्टीरिया के हालात बहुत कठिन थे। अब वो मेथेन के अंदर रहता तो उसका नाम दे दिया मेथेनोकोकस, सॉल्ट के अंदर रह रहा है तो उसका नाम दे दिया हेलोकोकस, ये अगर हायर टेम्परेचर में रह रहा है तो थर्मोफिलस। इस तरह के बैक्टीरिया बने जो बिल्कुल विपरीत हालात में रह रहे हैं। अब विपरीत हालात में जीने के लिए क्या चाहिए, जीव के चारों तरफ है वो सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। तो बैक्टीरिया के बाहर की तरफ भी अपन सेल वॉल का फॉर्मेशन देखेंगे। ये जो सेल वॉल है वो म्यूरिन या म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। इस कठोर सेल वॉल के कारण इसका जो भी यहां पर इसके अंदर खाने का मटेरियल ये खा नहीं सकता, तो खाने के मटेरियल के लिए यहां से एंजाइम बाहर की तरफ रिलीज होंगे, बाहर की तरफ एंजाइम रिलीज होंगे और अंदर की तरफ ये जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करेगा, यानी डिफ्यूजन से या ऑस्मोसिस से इनका खाने पीने का काम चलता है। और जब खाने पचाने का एंजाइम सब यहां पर भरा हुआ है इस पेरिफेरल भाग के अंदर, तो इसके डीएनए आरएनए को कोई नुकसान नहीं हो सकता। और ये डीएनए है वो सेंटर के अंदर इस तरह से आपको पड़ा हुआ मिलेगा। इस डीएनए को डिवाइड करने के लिए जो इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर यहां पर बीचों बीच के अंदर एक फोल्डिंग आती है। इस फोल्डिंग के कारण यहां पर ये डीएनए है, इसको दो पार्ट में ये फोल्डिंग है वो डिवाइड कर सकती है। और इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं ये पावर हाउस है। यानी बैक्टीरिया के लिए पावर हाउस का काम कौन करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग। इस फोल्डिंग का जो नाम है वो है मिजोसोम।
अब इस तरह से अपन ने एक बैक्टीरिया देखा जो एडवर्स कंडीशन में था, जो इसका नाम है आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया बाद में एक असली वाले डेवलप्ड बैक्टीरिया में बदला जिसका नाम है यू बैक्टीरिया। यानी इस तरह से दो ऑर्गेनिज्म अपन ने बेसिक देखे। एक तो है वायरस, वायरस का अधूरा भाग जिसमें केवल आरएनए है तो वायरोइड, अगर अकेला प्रोटीन है तो उसका नाम है प्रियन। फिर बैक्टीरिया में देखना, जो पुराने वाला बैक्टीरिया जो एडवर्स कंडीशन बर्दाश्त करा जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया, और बाद में डेवलप्ड आधुनिक बैक्टीरिया बना जिसका नाम है यू बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया के सिमिलरी कैरेक्टर वाला एक प्रोकैरियोट है जिसको बोलते हैं अपन साइनोबैक्टीरिया। साइनो जहां भी टर्म आता है उसका बायोलॉजी के अंदर मीनिंग होता है ब्लू। साइनोबैक्टीरिया को कॉमन लैंग्वेज में ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इस ब्लू ग्रीन पिगमेंट के कारण ये जो सनलाइट है उसको यूज करके और फोटोसिंथेसिस यानी इसका खाना बनाने का काम करता है। इस तरह से साइनोबैक्टीरिया अपन कॉमनली देखते हैं कि जहां पर तालाब है और उसके किनारे हरी हरी काई बन जाती है, फिसलन आ जाती है, वो साइनोबैक्टीरिया है। ये साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव है, इसके चारों तरफ सेल वॉल मिलेगी, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करने वाला इसको कई बार एल्गी के साथ में रखकर पढ़ते हैं। यानी ये प्रोकैरियोट यानी आदिम पुराने कैरेक्टर वाली एल्गी है। इसी प्रोकैरियोट के सिमिलर कई चीजें अपने और देखते हैं जैसे प्रोकैरियोट्स होती है, जैसे अपन देखते हैं क्राइसोफाइटा जिसके अंदर आएगा डाइटम्स, क्राइसोफाइटा, या फिर है डायनोफ्लैजिलेट, डाई का मतलब दो फ्लैजिला वाले प्रिमिटिव डायनोफ्लैजिलेट जिसका अपन एग्जांपल देखेंगे गोनियोलेक्स। इसी तरह से अपन आगे यूनिसेलुलर फंजाई देखेंगे जो उसका यीस्ट बोलते हैं। ये सब मिलाकर ये प्रोटिस्टा के पार्ट है वो जो यूनिसेलुलर है, जबकि ये है वो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया ये प्रोकैरियोट है। क्राइसोफाइट जिसके तरफ अपन डाइटम्स देखेंगे ये प्रोकैरियोट से यूकैरियोट है, डाइटम्स ये इसका न्यूक्लियस है वो डेवलप्ड है। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर अपन देखेंगे गोनियोलेक्स, ये भी यूकैरियोट है यूनिसेलुलर। इसी के आगे अपन देखेंगे यूग्लिनोइड्स है या फिर यूनिसेलुलर यीस्ट है, प्रोटोजोन्स है, ये सब के सब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर आएंगे प्रोटोजोन्स। अब जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए जो अपन टर्म देखेंगे उसको बोलेंगे प्रोटिस्टा, जबकि प्रोकैरियोट के लिए जो टर्म है वो है मोनेरा। यानी बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ये जितने भी प्रोकैरियोट है उनको ये टर्म होगा मोनेरा। और इस तरफ जितने यूकैरियोट जैसे क्राइसोफाइट्स यानी डायटम्स है, डायनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनोइड्स है, यीस्ट है, ये सब के सब कहलाएंगे प्रोटिस्टा। यानी प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों के दोनों यूनिसेलुलर है, लेकिन एक यूकैरियोट है और एक प्रोकैरियोट है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं जिसका नाम है एल्गी। एल्गी अपने आप में फोटोसिंथेसिस यानी पहला यूकैरियोट जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, और मेजर फोटोसिंथेसिस यानी ओशियंस के अंदर जो फूड सप्लाई का काम, फूड चेन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है। अपने सिलेबस के अंदर ब्राउन का जो टेक्निकल टर्म है फियो, ग्रीन के लिए टेक्निकल टर्म है क्लोरो, रेड के लिए टेक्निकल टर्म है रोडो। यानी तीन एल्गी की अपने को क्लासेस देखनी है, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी। एल्गी की जो स्टडी है इसको बोलेंगे अपन फाइकोलॉजी। यानी जहां पर भी एल्गी टर्म यूज करना उसकी जगह अपन टर्म है वो फाइको यूज कर सकते हैं। आगे अपन देखते हैं फंजाई। बेसिक अब एल्गी और फंजाई में डिफरेंस, ये तो फोटोसिंथेसिस करता है, ये फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं कर सकता। फंजाई हमेशा फफूंदी को बोलते हैं। फफूंदी कब आती है? बारिश के दिनों में, जब नमी और गर्मी यानी मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी एंड हायर टेम्परेचर होता है, जब रोटी वगैरह के ऊपर फफूंदी यानी फंगस आ गई। उस फंगस की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। फंगस की स्टडी के लिए टर्म आता है माइकोलॉजी।
अब माइकोलॉजी इसलिए टर्म यूज हुआ कि इसके अंदर बिल्कुल हेयर लाइक धागे होते हैं जिनको माइसीलियम बोलते हैं, इसलिए बार बार टर्म आएगा माइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। माइसीलियम और इसी माइसीलियम से बनता है हाइफा। तो ये फंजाई है। इस तरफ अपन देख रहे हैं एल्गी। एल्गी और फंजाई को दोनों को सिमिलर इसलिए कह रख रहे हैं कि दोनों की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो थैलस यानी ठूंठ, जिसके अंदर प्लांट जो पार्ट है वो रूट, स्टेम और लीव्स, इनके अंदर डिवाइड नहीं होता है। ये फोटोसिंथेटिक है और ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। ये डेड मटेरियल या किसी पैरासिटिक फॉर्म में इस तरह से रहती है, जबकि ये फोटोसिंथेसिस खुद करती है। अब अपन दोनों से मिलकर और एक क्लास और देखते हैं, यानी फंजाई और एल्गी दोनों मिल जाती है तो इसको बोलते हैं लाइकेन। ये लाइकेन इस तरह से बिल्कुल एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म है कि सेपरेट नहीं हो सकते। यानी एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस का काम करेगी, ये क्या है, ये तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जड़ का काम करेगी। जमीन में से ये पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेगी, तो ये ऊपर की तरफ फोटोसिंथेसिस करेगी। दोनों एक साथ में रहते हैं और रहना जरूरी भी है, इसलिए इनके रिश्ते को बोलते हैं सिम्बायोसिस। यानी ये सिम्बायोटिक रिलेशन है जिसमें कोई भी इसका पार्ट है वो सेपरेट नहीं रह सकता। अगर सेपरेट होगा तो दोनों के दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन ब्रायोफाइटा। देखिए जिस तरह से एल्गी और फंजाई है वो हमेशा बिल्कुल जहां ज्यादा वाटर होता है एक्वेटिक सिचुएशन में रहने की कोशिश करती है, तो इसके आगे वाले जो प्लांट है उनको बोलते हैं ब्रायोफाइटा। का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी के पास में लेकिन छाया वाले भाग में, यानी शेडो के अंदर उगने की कोशिश करेंगे। जहां पे बिल्कुल दलदली भाग होगा, छायादार होगा, यानी ये शुरुआत वाले कमजोर वाले प्लांट है। इन प्लांट के अंदर रूट, स्टेम, लीव्स ये स्ट्रक्चर यहां पर भी नहीं है, लेकिन रूट जैसी यानी इनके रूट के जैसी कुछ न कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। असली जड़ नहीं है, यहां पर असली तना भी नहीं है, असली पत्ती भी नहीं है, लेकिन असली की बजाय नकली जड़ जैसी स्ट्रक्चर, तने जैसी स्ट्रक्चर और पत्ती जैसी स्ट्रक्चर है वो मिलेगी। अब ये ब्रायोफाइट है वो शुरुआत के अंदर बने बिल्कुल जमीन के पास में चिपके हुए से मिलेंगे, जिनको बोलते हैं अपन लीवर बर्ड। फिर इसके बाद में कुछ ऐसे थोड़े से खड़े होने की कोशिश की और उसके बाद में कुछ और बड़े होने की कोशिश की। यानी इस तरह से जो शुरुआत में प्लांट बने उसको बोलते हैं लीवर बर्ड, यानी जो जमीन से चिपके हुए हैं। ये पुरानी मान्यता है कि वो लीवर के इलाज के अंदर काम आते थे, इसलिए नाम रख दिया लीवर बर्ड। और बाद में पत्ती जैसी कोई स्ट्रक्चर ये डेवलप हो जाती है तो उसको बोलते हैं मॉस, यानी मॉसेज या मॉस। ये बड़े प्लांट के जैसे दिखेंगे, लेकिन इसमें कोई किसी प्रकार की रूट, स्टेम या लीव नहीं है, लेकिन ये थोड़े से झाड़ी जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के अपन देखेंगे। इसके अंदर रिक्सिया है, मार्केंसिया है, स्फेगनम है, फ्यूनेरिया है, ये प्लांट्स अपन ब्रायोफाइटा के अंदर देखेंगे। ब्रायोफाइटा के बाद में जो नेक्स्ट प्लांट ग्रुप बनता है वो प्लांट ग्रुप, उसके अंदर क्या होता है कि जमीन के अंदर स्टेम है वो खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता है। यानी ये स्टेम है बिल्कुल जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर जो स्टेम पड़ा रहता है उसके लिए शब्द आता है राइजोम। यानी यहां पर ये स्टेम है वो जमीन के अंदर ही है। तो बाहर दिखता है वो क्या है, बाहर इस तरह से 12-13 फीट की जो खड़ी चीज दिखाई देती है वो होती है इसकी पत्ती। यानी इस तरह से ये पत्ती बनी और पत्ती के ऊपर छोटी छोटी और लीफलेट्स होती है। इस लीफलेट्स के कारण ये ऐसे दिखते हैं जैसे घोड़े की पूंछ, या यूं कह सकते हैं कि किसी पक्षी के पंख जैसी स्ट्रक्चर दिखती है। ऐसी पक्षी की पंख जैसी स्ट्रक्चर यानी फीदर लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, इसलिए इनको बोलते हैं टेरिडो, पी से शुरू होता है, टेरिडो फाइट्स,
टेरिडो का मतलब होता है फीदर। फीदर यानी जो पक्षी का पंख होता है उस तरह से ऐसे इसके बाहर की तरफ पत्ती दिखती है, जबकि स्टेम है वो अभी तक खड़ा नहीं हो पाया। स्टेम है वो राइजोम यानी अंडरग्राउंड की फॉर्म के अंदर जमीन के नीचे ही रहता है। ये टेरिडोफाइट्स है वो इनकी बजाय कुछ मरुस्थलीय यानी जमीन वाली कंडीशन में जल से थोड़े से दूर सक्षम पादप बने, जिसके उदाहरण अपन देखेंगे। टेरिडियम है या टेरिडोफाइट्स के अंदर साइलोटम है, इस तरह के एग्जाम्पल अपन इसको देखेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट ग्रुप देखते हैं वो हमारे यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही बड़े बड़े लकड़ी यानी बहुत ही बड़े तने वाले पादप मिलते हैं। इन तने वाले पादपों के दो समूह हैं, एक का नाम है जिम्नोस्पर्म और दूसरे का नाम है एंजियोस्पर्म। जहां पर भी जिम्नो टर्म आता है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। नेकेड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फ्लावर के चारों तरफ वाली स्ट्रक्चर नहीं है। स्पर्म का मतलब होता है बीज, जिम्नो स्पर्म यानी इनके बीज है वो किसी से भी ढके हुए नहीं है, नेकेड है, यानी इनमें फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर है ही नहीं। फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण इनके बीज है वो नेकेड है। हालांकि पत्तियां हैं कुछ कुछ मिलकर और फ्लावर के जैसी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करती है। अब अपन देखते हैं कि इससे पहले वाला जो टेरिडोफाइट था उसका तना तो जमीन के अंदर था, लेकिन इनके तने हैं वो बहुत ही लंबाई के अंदर बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे अपन साइकस है, पाइनस है, सिकोया, इनको देखते हैं। तो ऐसे प्लांट के अंदर पानी ऊंचाई तक ले जाने के लिए ऐसी एक पाइपलाइन की सिस्टम डेवलप होना जरूरी है। और जो पहला पाइपलाइन सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं ट्रैकिड, यानी इनमें एक पाइपलाइन सिस्टम बनता है जिम्नोस्पर्म में जिसको बोलते हैं ट्रैकिड। तो इस तरह से ट्रैकिड बनी। अब ये ट्रैकिड एक छोटा शुरुआत वाला पाइपलाइन सिस्टम है, यही आगे चलकर और बड़े पाइपलाइन वाले सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होता है। यानी बड़ा पाइपलाइन सिस्टम बनता है तब छोटे को तोड़ के अपन नहीं फेंकते हैं, छोटे वाला मौजूद रहता है, यानी ट्रैकिड पड़ा रहेगा। और ट्रैकिड की साथ साथ में एक बड़ा पाइपलाइन सिस्टम बना और बड़े पाइपलाइन सिस्टम को बोलते हैं वेसल। अब ये इस तरह से बड़ा पाइपलाइन और सक्षम पाइपलाइन सिस्टम बना और इस सक्षम पाइपलाइन सिस्टम वाले जो प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। इन एंजियोस्पर्म को अपन कहते हैं कि जो स्पर्म यानी जो बीज है वो ढका हुआ है। ढका हुआ किससे? इसके कवरिंग से। और ये होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, यानी इनके अंदर फ्लावर मिलते हैं। दूसरे इसके लिए बेसिक टर्म आता है एंजियो। अपन हार्ट की एंजियोप्लास्टी कराते हैं, हार्ट के अंदर एक नई नाड़ी जोड़ देते हैं। उसी तरह से यहां पर जो बड़ी नाड़ी है उसका नाम है वेसल। ट्रैकिड तो पहले से थी। वेसल वाले प्लांट को अपन एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग कहते हैं। अब अपन दोनों को मिला के देखें तो इसमें भी स्पर्म टर्म आ रहा है, इसमें भी स्पर्म टर्म आ रहा है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर और कह सकते हैं अपन बीज वाले हैं, यानी स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्म का मतलब क्या हुआ? बीज। यानी जिम्नोस्पर्म में भी बीज है और एंजियोस्पर्म में भी बीज है। अब इस एंजियोस्पर्म की दो मेजर कैटेगरीज देखते हैं अपन। दो मेजर कैटेगरीज होती है। इसको अपन मेजर कैटेगरी को समझने के लिए आपको बीज देखना पड़ेगा। अगर बीज उगते हुए दो छोटे छोटे बीज यानी कोटिलिडॉन बीज पत्र दिखते हैं, दो दिखते हैं तो उसको बोलते हैं डाइकोटिलिडॉन। अगर उगते हुए बीज के अंदर एक ही कोटिलिडॉन दिखता है तो उसको बोलते हैं मोनोकोट। अब डाइकोट कौन से और मोनोकोट कौन से, इनमें क्या डिफरेंस है? तो डाइकोट जनरली लकड़ी यानी वुडी प्लांट जो बड़े जिसके ऊपर आप कूद के चढ़ सकते हैं, जबकि घास फूस वाले छोटे प्लांट है उनको अपन मोनोकोट कहते हैं। घास फूस में देखिए गन्ना भी एक घास फूस है, केले का जो पौधा है बाहर की तरफ खड़ा दिखता है एक्चुअल में पत्तियां हैं, उसका तना है वो जमीन के अंदर है, वो भी एक तरह से मोनोकोट में आता है। तो इस तरह से डाइकोट और मोनोकोट में जितनी भी घासें हैं, जितनी भी फसलें हैं हमारी, लिलिएसी, पोएसी, इन सब की मोनोकोट में आएगी। और जितने भी लकड़ी वाले वुडी प्लांट है यानी सेकेंडरी ग्रोथ होती है,
इनमें भी जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ वाले प्लांट कौन से हुए? डाइकोट और जिम्नोस्पर्म, यानी जिसमें मोटापा बढ़ा, लकड़ी बढ़ी। घास फूस है वो मोनोकोट कहलाती है। प्लांट ग्रुप में अपन देखें तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सबसे बाद में आता है। अपन देखते हैं कि घासें हैं वो बारिश की ऋतु में, गेहूं है वगैरह, ये सब सामान्य घासें भी अपना जीवन चक्र फटाक से शुरू किया और 4 महीने में फटाक से पूरा करके और समाप्त कर देती है। इस तरह से अगर जीवन चक्र सक्षम रूप से अनुकूल परिस्थितियां आने से पहले पहले ही, अनुकूल परिस्थितियां देखते हुए ही, प्रतिकूल परिस्थितियां आने से पहले पहले अगर पूरा कर दिया जाता है तो उसको सक्सेसफुल बोलते हैं। यानी प्लांट किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लांट कौन है? मोनोकोट। अब देखते हैं अपन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स। देखिए एनिमल की शुरुआत है वो प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ। जिस प्रोटोजोआ में अपन देखेंगे कि सिंपलेस्ट प्रोटोजोआ है जिसको अमीबा कहते हैं, अमीबा का है। अमीबा के चलने के अंदर जो सुडोपोडिया होता है वो उसका एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। उसी के बाद में अगर बहुत लंबा लंबा फ्लैजिला होता है तो उनको फ्लैजिलेट बोलते हैं। जैसे ट्रिपनोसोमा देखेंगे अपन, स्लीपिंग सिकनेस करने वाला। इसी के साथ में छोटे छोटे सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है तो उनको सीलिएट कहेंगे। तो सीलिएट वाली स्ट्रक्चर जैसे अपन देखेंगे पैरामीशियम, चप्पल जैसा एक ऑर्गेनिज्म मिलेगा। और इस तरह से आगे एक अपन प्रोटोजोआ और देखेंगे जो मलेरिया डिजीज करता है। मलेरिया डिजीज करने वाला हमारी बॉडी के अंदर है तो वो खून के फ्लो के साथ में दौड़ता है, यानी उसको किसी लोकोमोटरी ऑर्गन की जरूरत भी नहीं है। देखिए अपन पैरासाइट्स पढ़ेंगे, जो कोई बीमारी पैदा करता है, किसी दूसरे जीव के अंदर रहता है तो उसकी सारी स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो चेंज हो जाएंगे, यानी उसको अब पैरासाइटिक लाइफ जीनी है। और इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहा है तो उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स है वो डिफरेंट होंगे। अब प्रोटोजोआ के बाद में अपन देखते सिंपली प्रोटोजोआ एक सेल है। एक सेल से जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है तो एक उसको धरातल चाहिए, और धरातल के ऊपर सेल्स आके और ऐसे जमा होती है। अब ये सेल्स जमा हो गई तो जमा होने के बाद में बिल्कुल इनका जमाव है वो ढीला ढाला जमाव है, यानी यहां पर भी आपको ये सेल्स है वो बिल्कुल ढीले ढाले जमाव की फॉर्म के अंदर दिखाई देती है। और ढीले ढाले जमाव होता है उसको बिल्कुल बोलते हैं अपन स्पंज जैसी स्ट्रक्चर, यानी ये बने हुए स्पंज और इसकी पूरी बॉडी के ऊपर छेद ही छेद है। तो जो छेद वाले ऑर्गेनिज्म है उनको बोलते हैं पोरी। पोर का मतलब होता है छेद, फेरा मींस छेद वाले ऑर्गेनिज्म, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, जिनको कुल मिला के मोटा मोटी तौर पे स्पंज बोलते हैं। यानी अपन देख रहे हैं कि स्पंज एक कोशिका से मल्टी सेलुलर बनने के लिए इसको बेस चाहिए, यानी एक जगह पड़े हैं तो ये पड़े हैं तो ये प्लांट लाइक कैरेक्टर हो गया। अब प्लांट है वो फिक्स होते हैं, उसी तरह से स्पंज फिक्स हो गए, यानी इसमें नर्व सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अपन इसको एनिमल में क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका उत्तर ये है कि इसका जो लार्वा यानी इसके बचपन की स्टेज है वो बिल्कुल मछली की तरह पानी में तैरता है। यानी कोई भी जीव क्या है इसका डिसीजन है वो बचपन में होता है, यानी अर्ली स्टेज के अंदर डिसाइड किया जाता है। तो अर्ली स्टेज के आधार पर पोरीफेरा या स्पंज क्या है? एनिमल है। लेकिन एडल्ट फिक्स है तो इसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स कैसे मिलेंगे? प्लांट के जैसे। इसके ऊपर छेद के नाम है, जो पानी बहुत सारे छेद से अंदर आता है उसको बोलते हैं ऑस्टिया, यानी यहाँ पर ऑस्टिया, खूब सारे ऑस्टिया हो गए। और एक बड़े छेद से पानी बाहर निकलता है जिसको बोलते हैं ओपर ऑस्क्यूलम, यानी ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम, ये दो इसके अंदर पोर हो गए। अब इसके जो अपन आगे कैरेक्टर्स देखेंगे कि कौन सा फ्रेश वाटर में, कौन सा मेराइन है, कौन सा सिंपल है, किस तरह से इसके पॉरीफेरेंस के टाइप देखेंगे। पॉरीफेरेंस अपन कह रहे हैं कि एक जगह फिक्स है, तो इस फिक्स से जो आगे की तरफ कुछ जीव बने इसको फिक्स भी होता है लेकिन वो कहीं मूवमेंट भी कर सकते हैं। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है कि टहनियों के ऊपर फुदकता रहता है, एक मूवमेंट यहां से एक जगह से दूसरी जगह गया, यानी यहां पर ये फिक्स भी है और मूवमेंट भी कर सकता है। तो हाइड्रा के अंदर इस तरह से ये माउथ जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हाइपोस्टोम कहते हैं। यहां से खाएगा, खाने के बाद में इसमें कुछ सेल्स होती है, वो सेल्स बाहर की तरफ भी डाइजेशन करेगी, सेल्स खा के अंदर भी डाइजेशन करेगी। इस तरह डाइजेशन करके और खाने को यहीं से वापस बाहर निकाल देते हैं। ये इसके अंदर ये खाली कैविटी बनी, इस कैविटी का नाम होता है सेलेंटेरॉन।
इसलिए इस प्लांट के एनिमल के ग्रुप को बोलते हैं सिलेंटेरेटा, यानी सेलेंट्रेट्स कहलाए। अब सेलेंट्रेट्स अपने आप में एक जगह से फिक्स रह सकते हैं, फिक्स होते नहीं है। आगे अपन देखेंगे इसी के अंदर सेलेंट्रेट में जेली फिश है, वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। यहां पर इसके ऊपर ये लंबे लंबे मूंछ है, स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं टेंटाकल्स। ये टेंटाकल्स हिलते डुलते रहते हैं और इसके ऊपर बंदूक की गोली, यानी बंदूक और गोली दोनों चलने जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, जिसको स्टिंगिंग सेल या निमेटोसाइट या नीडोसाइट कहते हैं। तो इसमें जो स्पेसिफिक सेल्स होती है, जिसकी अपन स्ट्रक्चर अलग से देखेंगे, उस सेल्स को बोलते हैं नीडोसाइट। अगर यही सेल यंग होती है तो उसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट, बाद में मैच्योर या एडल्ट सेल होगी तो उसको साइट बोल दिया। इस बेस पे सिलेंट्रेटा के लिए दूसरा टर्म भी आता है जिसको बोलते हैं निडेरिया। सी से स्पेलिंग शुरू हुई, निडेरिया भी कह सकते हैं। तो ये दूसरा प्लांट ग्रुप है जिसका नाम है सिलेंट्रेटा या निडेरिया, जिसमें अपन देखेंगे हाइड्रा है, जेलीफिश है, ओरेलिया है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। सिलेंट्रेट्स के सिमिलर ही एक और एनिमल ग्रुप होता है जिसको टीनोफोरा कहते हैं। टीनोफोरा में क्या होता है, एक्चुअल में इसी की तरह यानी सिलेंट्रेट्स की तरह जो यहां पर टेंटाकल्स है वो तो है, लेकिन स्टिंगिंग सेल अपन कह रहे हैं नीडोसाइट स्टिंगिंग सेल, जो बंदूक की गोली वाली सेल होती है, वो टीनोफोरा के अंदर नहीं मिलती। और उसके जो ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल एक तरह से गोल गोल अखरोट की तरह होते हैं। इसके ऊपर लंबे लंबे दो फ्लैजिला मिलेंगे। इसके फ्लैजिला के अलावा इसकी पूरी बॉडी के ऊपर 8 कॉम्प्लेट मिलेगी और ये समुद्र में ऐसे चलते हुए चमकते हुए दिखते हैं, यानी बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। स्पेसिफिक सेल होती है जिसको लेसो सेल्स कहते हैं। इस तरह के कैरेक्टर वाला है जिसको बोलते हैं टीनोफोरा। यानी टीनोफोरा एक तरह से मोटा मोटी तौर पे ये सिलेंट्रेटा के सिमिलर है, लेकिन इसमें खूब सारे डिफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में ये 3 मेजर ग्रुप देखने के बाद में अपन नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं जिसको बोलते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज। अब प्लेटीहेल्मिंथीज का मतलब प्लेट होती है जैसे चपटी, तो इसके ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल एकदम चपटे हैं। तो अधिकतर चपटे होने का है कि इनको पैरासिटिक लाइफ जीने के लिए किसी सेल्स मसल्स के बीच में जाकर फिट होना है, तो उनको रेजिस्ट करने के लिए, होस्ट की मूवमेंट को रेजिस्ट करने के लिए चपटा होना जरूरी है। अब ये किसी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, अपन देखते हैं कि टीनिया है, जो टैपवर्म है, फेशियोला है, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये जो अपने सराउंडिंग के अंदर फ्लूइड होता है उसी को फूड की तरह एब्जॉर्ब करते हैं, और इस कारण से इनमें इंटेस्टाइन जैसी स्ट्रक्चर होती नहीं है। यहां पर तो अपन देखते हैं कि इंटेस्टाइन वो इनकम्प्लीट है, माउथ है तो एनस नहीं है, यहां पर भी माउथ है लेकिन एनस नहीं मिलेगी। लेकिन प्लेटीहेल्मिंथीज में पूरी बॉडी से खाना एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, एलिमेंट्री कैनाल की कोई स्ट्रक्चर की जरूरत भी नहीं है। ऐसे चपटे बिल्कुल फ्लैट वर्म्स होते हैं, उनको प्लेटीहेल्मिंथ्स कहते हैं। प्लेटीहेल्मिंथ के बाद में जब वर्म है वो कुछ गोल यानी राउंडेड होते हैं, थ्रेड शेप्ड होते हैं, तो उनको बोलते हैं निमेटीहेल्मिंथ। वो भी वर्म है, जैसे बच्चों में छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं पेट में, उनको निमेटोड्स कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एस्केरिस। तो राउंड वर्म है, उनको मिला के बोलेंगे अपन निमेटोड्स। निमेटोड्स के बाद के जो अगला एनिमल ग्रुप है उसका नाम है एनेलिड्स। निमेटोड के जैसा ही है लेकिन एनेलिड्स एन्यूलस है। एन्यूलस का मतलब होता है अपने अंगूठी पहनने वाली रिंग, यानी अपन जैसे अर्थवर्म या केंचुआ देखते हैं, अर्थवर्म की बॉडी ऐसे लग रही है जैसे आपस में रिंग्स है वो जोड़ के और बनाई हुई है। तो इस तरह से एन्यूलस यानी रिंग आपस में जोड़कर बनाई हुई स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म है, उनको एनेलिड्स बोलते हैं, जिसका मेन एग्जांपल है अर्थवर्म है। दूसरे एग्जांपल पैरासिटिक देखते हैं अपन, लीच है, इसी तरह से एक नेरीज भी होता है। तो ये 3 मेजर एग्जांपल है अपन एनेलिड्स में देखेंगे। एनेलिड्स के बाद में अपन जो नेक्स्ट एनिमल जो फाइलम में शुरू करेंगे उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, यानी आर्थराइटिस हो गया मींस जॉइंट का इन्फेक्शन हो गया। तो आर्थरस का मतलब होता है जैसे अपन मक्खी मच्छर या कोई इस तरह से लोकस्ट वगैरह मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती तो पूरे फर्श के ऊपर बिखर जाता है, यानी उसके जॉइंट है वो सेपरेट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बॉडी बनी हुई किससे थी, बिल्कुल जॉइंट से। लेकिन अपन ऐसे छूते हैं किसी भी खटमल को वगैरह तो
तो उसके बॉडी पार्ट्स है वो बहुत ही कठोर होते हैं। कठोर उसके बॉडी के चारों तरफ एक एक्सोस्केलेटन होता है जो काइटिन का बना हुआ होता है। इस काइटिन के कारण ये पूरी धरती पर मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल कहलाते हैं। इवन ये वहां पर भी पाए जाएंगे जहां पर मनुष्य नहीं रह सकता, जैसे बिल्कुल बर्फ है, या फिर अपन देखते हैं मम्मी पिक्चर के अंदर जहां पर ह्यूमन की डेड बॉडी है वहां पर भी आपको ऐसे आर्थ्रोपोड्स मिल सकते हैं। आर्थ्रोपोड्स में सारे के सारे जितने भी लोकस्ट है, हनी बी है, सिल्वर फिश है, ये है, जितने मॉस्क्यूटोज है, पेरीप्लेनेटा कॉकरोच है, ये सब जितना मेजर जो इसके 90% एनिमल किंगडम का पार्ट है वो आर्थ्रोपोड होते हैं। अब इस आर्थ्रोपोड के बाद में जो नेक्स्ट अपन एनिमल फाइलम देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। अब सॉफ्ट बॉडी को कोई भी मसल के और खत्म कर सकता है, इसलिए उसके चारों तरफ हार्ड एक पूरा का पूरा कवच आ गया जिसको अपन कहते हैं शंख, यानी जैसे पाइला, यूनियो, यानी इस तरह से उसको कहते हैं मोलस्क। मोलस्क यानी जो यूनिया घेंगा होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, और उसके चारों तरफ घेंगे के चारों तरफ जो मंदिर में बजाने वाला शंख है वो कैल्शियम का बन के और डेवलप हो गया। इस तरह से मोलस्क का है तो सॉफ्ट बॉडीड, लेकिन उनकी सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन के लिए उनके सेकेंडरी फॉर्म के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक पूरा का पूरा कवरिंग यानी कैल्शियम का कोट डेवलप हो गया। अब इस कैल्शियम के कोट के कारण उनकी बॉडी है वो फिक्स हो गई। फिक्स होने के कारण जैसा कैल्शियम का है वहां वैसी की वैसी उसकी बॉडी है वो बिल्कुल एकदम एसिमेट्रिकल बन जाती है, जबकि उनकी बचपन के अंदर बॉडी होती है बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है। अब ये जो बाहर का कैल्शियम का जो कवरिंग है वो इससे आगे वाले फाइलम, आगे वाला फाइलम बोलते हैं इकाइनोडर्मेट्स। इकाइनो का मतलब होता है कांटे, यानी इनकी पूरी स्किन के ऊपर क्या है, थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स है, यानी स्किन है वो पूरी की पूरी एकदम थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर से ढकी हुई है। और अपन देखते हैं स्टार फिशेज, स्टार फिश कहाँ मिलती है, समुद्र के बॉटम पर, बॉटम पर मिलती है, यानी उसका वहां पर कोई कंपेटिटर नहीं है। देखिए अपन एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में जिसका कोई कंपेटिटर नहीं है, मीन्स उसको खाने के लिए खूब माल मसाला मिल रहा है, और माल मसाले के कारण वो गोल मटोल हुआ। गोल मटोल हुआ तो उसकी जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री हो जाएगी, और जैसे ही कंपेटिटर कोई आया तो उसको एक डायरेक्शन में मूवमेंट करना पड़ेगा खाने के लिए या प्रोटेक्शन के लिए, कैसे भी। तो सारे के सारे सेंस ऑर्गन एक साथ में हो जाएंगे, और मूवमेंट करने के लिए पूरा का पूरा पेयरिंग जरूरी है, 2 हाथ 2 पांव। तो ये पेयरिंग और बैलेंस के कारण इसकी सिमेट्री है, यानी उसको सिमेट्री आधा इधर का पार्ट आधा, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अपन देखते हैं स्टारफिश यानी इकाइनोडर्मेट्स जो समुद्र के बॉटम पे रहते हैं, बेंथिक है, उनका कोई कंपेटिटर नहीं, इसलिए उनकी आर्म्स है वो गोल मटोल है। तो इसलिए जो इकाइनोडर्मेट्स स्टारफिशेज है इनकी सिमेट्री है वो पेंटामेरस रेडियल, 5 भुजाओं वाली रेडियल कहलाती है। इनके अंदर देखते हैं, अपन देखते हैं जैसे घेंगे के अंदर बाहर की तरफ कैल्शियम का जो कवरिंग है वो कैल्शियम की कवरिंग आगे जाके स्टारफिश के अंदर अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई, यानी एक तरह से अंदर जाके अंदर वाला स्केलेटन यानी एंडोस्केलेटन बनने की शुरुआत होती है। यही आगे जाके अपन देखेंगे कॉर्डेट के अंदर किस तरह से कैल्शियम का हड्डियां बनने वाला ढांचा इन स्केलेटन बन जाता है। अब इस इकाइनोडर्मेट के बाद में कुछ कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं। जो कॉर्डेट के कैरेक्टर देखते हैं तो फाल्स आधी बॉडी में जो कैरेक्टर दिखता है उसको बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा, जिसका एग्जाम्पल देखेंगे अपन जीव के जैसा दिखने वाला बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस फर्स्ट कॉर्डेट के अंदर अपन पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कॉर्डेट है नहीं एक्चुअल में, उसके अंदर कोई नोटोकॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर एक्चुअल में है नहीं। इसलिए इस हेमिकॉर्डेटा के बाद वाला जो बेलेनोग्लोसस के बाद वाला जो एनिमल ग्रुप है वो एक जगह फिक्स हो जाता है, यानी एडल्ट बॉडी है वो किसी ओशियन के अंदर जाके और किसी बेस पे फिक्स हो गई, जिसका एग्जाम्पल अपन देखेंगे हर्डमानिया या एसिडिया। उस फिक्स होने के कारण उसमें नर्व सिस्टम है वो पूरी तरह से आपको डिजेनरेट मिलेगा। लेकिन हर्डमानिया का भी लार्वा, जिस तरह से अपन स्पंज में देखते हैं कि लार्वा मछली की तरह गति कर रहा है, तो उसी तरह से हर्डमानिया का लार्वा है वो मछली की तरह आपको गति करता मिलेगा। जब गति करता हुआ मिल रहा है तो वो एनिमल हो गया। एनिमल मूवमेंट कर रहा है तो उसके अंदर सेंस ऑर्गन और नर्व सिस्टम जैसी स्ट्रक्चर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद में हर्डमानिया के बाद में कुछ ऐसे गोल मुंह वाले एनिमल्स आएंगे जिनको साइक्लोस्टोमेट्स कहते हैं। साइक्लोस्टोमेट्स जिसका एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा,
ये पूरी तरह से मैराइन होता है और इसकी जो फिश है वो इसी से आगे इसके हाइपोथेटिकल एंसेस्टर से डेवलप होती है। इस ब्रैंकियोस्टोमा के बाद में जो नेक्स्ट ग्रुप अपन देखेंगे उसका नाम है पाइसीज या फिशेज। देखिए फिशेज के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं क्लोम यानी गिल्स, ये जो गिल्स के कारण वहां पर वो रेस्पायर कर पाती है। लेकिन फिश के दो मेजर जो ग्रुप्स देखेंगे उसका जो पढ़ने का जो बेसिक तरीका है वो ये हुआ कि फिश कहां पर है, यानी फिश समुद्र के अंदर डीप है, तो डीप है तो खाएगी क्या, यानी दूसरी फिशेस को, यानी वो कार्निवोरस होगी। तो जो फिश डीप रहती है वो कार्निवोरस है और जो फिश ऊपर की तरफ रहती है वो हार्बीवोरस है। यानी ऊपर रहती है तो उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स मिलेंगे वो आपको मतलब हर्ब्स को खाने के हिसाब से मिलेंगे, जबकि जो ओशियन में डीप रह रही है उसके सारे कैरेक्टर्स है वो कार्निवोरस के हिसाब से मिलेंगे। इन्हीं फिश में अपन देखते हैं कि लास्ट में जो फिश बनती है जिनको बोलते हैं लंग फिशेज। लंग फिशेज एक्चुअल में मड के अंदर मिलने वाली है, यानी जिस तरह से फिशेज है वो पूरी तरह से एक्वेटिक है, लेकिन कुछ फिशेज है वो इस तरह से डेवलप हो गई जो मड के अंदर यानी एक तरह से एम्फीबियस हो गई। यानी जैसे अपन मेंढक को देखते हैं कि पानी और टेरेस्ट्रियल दोनों पार्ट में रह सकता है, उसी तरह से ऐसी फिशेज बन गई जो एम्फीबियस फिशेज है जिनको लंग फिशेज कहते हैं। फिशेज के बाद का जो ग्रुप है जिसको बोलते हैं अपन एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब होता है दोनों एनवायरनमेंट में रहने वाला। तो इसके जो कैरेक्टर्स मिलेंगे, फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चर मिलेगी वो दोनों तरह की होगी। एक्वेटिक यानी पानी में रहना है, तो अपन देखते हैं कि पानी में जो रहता है तो उसको बोलने से कोई फायदा नहीं, यानी कोई वोकल कॉर्ड से वहां पर उसकी साउंड का मोमेंट पानी के अंदर नहीं होती है। इस तरह से जो पानी में जो ग्रुप थे यानी मेंढक से पहले वाले उनके अंदर वोकल कॉर्ड नहीं होता है। एम्फीबिया के अंदर जो फ्रॉग, टोड ऐसी स्ट्रक्चर है वो पानी से बाहर आती है तो कम्युनिकेशन के लिए बोलना जरूरी है, और बोलने के लिए उनके अंदर वोकल कॉर्ड डेवलप हुए और सबसे पहले बोलना शुरू करता है मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग के अंदर वोकल कॉर्ड आ गए और वोकल कॉर्ड से जो बोला उसको सुनने के लिए ईयर में एक स्ट्रक्चर डेवलप हुई जिसको बोलते हैं अपन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, यानी ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी डेवलप होता है। जब तक पानी में थे तब भी ईयर जरूर था। अब ईयर पानी में क्या करेगा, बैलेंस बनाने का काम करेगा। यानी जो अपन देखते हैं ईयर का पार्ट होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, वो क्या करती है, बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करती है। यानी ईयर का जो बेसिक फंक्शन है वो बैलेंस बनाना है, न कि सुनना। इस तरह से अपन एम्फीबिया में देखेंगे कि सुनने वाला कान का पार्ट है वो बनना शुरू होता है। एम्फीबिया के जो बाद का पार्ट है वो बिल्कुल पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल बनता है। टेरेस्ट्रियल जैसे जिसको बोलते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कुछ पार्ट आता है जैसे क्रोकोडाइल है, वो एक बहुत ही अलग पार्ट है जिसके अंदर 4 के 4 चैम्बर मिलेंगे हार्ट के अंदर, यानी उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स है वो रेप्टाइल से अलग है, उसको अलग से देखेंगे अपन। रेप्टाइल्स के बाद का जो ग्रुप होता है उसमें 2 ब्रांचेस निकलती है, एक तो उड़ता है और एक जमीन पे रहता है। जो उड़ता है उसको बोलते हैं अपन एवीज। एवीज के सारे अधिकतर जो एडेप्टेशन मिलेंगे वो उड़ने के काम के। अब वो उड़ने के कारण सारी के सारी बॉडीज है वो बॉडी के अंदर जो चेंज हुए, यानी बॉडी का भार कम करना है उसके हिसाब से हुए। और उसके बाद में जो जमीन पे अपन रह रहे हैं अपन कहलाते हैं मैमल्स। मैमल्स में जो बेसिक है वो है मेमोरी ग्लैंड है वो डेवलप है। अब जो आपने प्लांट्स और एनिमल्स और इनके जितने भी ग्रुप्स देखे उनको किस तरह से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो कोई भी अगर क्लासिफिकेशन क्या स्टार्ट करना है, आपको एकदम बिल्कुल नया फ्रेश ऑर्गेनिज्म मिला, जैसे घर में बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे के सबसे पहले अपन कैरेक्टर डिसाइड करते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर और ये क्रिकेटर बनेगा। उसके बाद में कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसका नाम रखते हैं, जैसे रख दिया नाम सचिन तेंदुलकर। यानी पहली चीज आपने कैरेक्टर्स, फिर आपने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में आपने नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद में देखते हैं कि वो अगर क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेटर की कैटेगरी में चला गया, या म्यूजिक गाना बजाता है तो वो म्यूजिशियन की कैटेगरी में चला गया। यानी नेक्स्ट पार्ट होता है वो है क्लासिफिकेशन। इस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो उसका कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और उसका नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। उसके बाद में अपन अप्रेजल करते हैं कि जो काम हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ।
ठीक उसी तरह से बायोलॉजी के अंदर आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म में मिलता है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लास में स्टडी करके और उसको स्पेसिफिक कैरेक्टर्स तक पहुंचा जाता है। क्योंकि देखिए टोटल हमारे पास में जो टोटल ऑर्गेनिज्म है वो 17 से लेकर और 18 लाख तक है। 1 लाख यानी यहां पर जो 17 से 18 लाख टोटल ऑर्गेनिज्म है और टोटल 10 लाख में बनता है 1 मिलियन। 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन, यानी टोटल ऑर्गेनिज्म की संख्या होगी 1.7 से लेके और 1.8 मिलियन तक। इनमें से जो 0.5 मिलियन स्पीसीज है, 0.5 मिलियन यानी लगभग 5 लाख के करीब है, वो है प्लांट्स। और बाकी 1.2 से लेके और 1.3 तक है वो है एनिमल की स्पीसीज, यानी एनिमल्स की स्पीसीज है वो आपके पास ज्यादा है। इतनी सारी स्पीसीज की आपको स्टडी करनी है तो 1 बाय 1 सबकी तो पॉसिबल नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। अब क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि सबसे बड़ी चीज होती है जिसको बोलते हैं किंगडम। किंगडम का मतलब हो गया कि उसके अंदर मेजर ग्रुप, कुछ कैरेक्टर, फ्यू कैरेक्टर अगर सिमिलर उसके आधार पे उसको किंगडम में रख दे, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। किंगडम को फर्दर डिवाइड करते हैं वो है फाइलम के अंदर, फाइलम। और इस फाइलम को प्लांट के अंदर बोलते हैं इसको डिवीजन। यानी डिवीजन का मतलब ये हो गया कि इसमें और कुछ कैरेक्टर्स ज्यादा सिमिलर है। किंगडम के बाद में आ गया फाइलम और प्लांट के अंदर टर्म आ जाएगी डिवीजन। फाइलम को फर्दर डिवाइड करते हैं क्लासेस में, यानी यहां पर और कुछ ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर आने लग जाएंगे। जैसे अपन देखेंगे मैमेलिया अपने आप में एक क्लास है, उसी तरह से फिर क्लास को डिवाइड करते हैं ऑर्डर में, यानी यहां पर और ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर मिलेंगे। फिर ऑर्डर को डिवाइड करते हैं फैमिली में, फैमिली में जो और कैरेक्टर्स ज्यादा सिमिलर मिलेंगे। फर्दर फैमिली को डिवाइड करते हैं जीनस में, और जीनस को फर्दर डिवाइड करते हैं आगे स्पीसीज में। इस तरह से ये जो 7 कैटेगरी हुई, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, हर एक को बोलते हैं ये टेक्सा है। टेक्सा का मतलब ग्रुप हो गया जिसके अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पे प्लांट या एनिमल्स को रखा जाता है। जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे की तरफ यानी किंगडम से स्पीसीज की तरफ बढ़ते हैं तो सिमिलरिटी है वो बढ़ती है। अब अपन इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि स्पीसीज ने बहुत सारी ने मिलके और जीनस बनाया, जीनस ने मिलके और फैमिलीज बनाई, बहुत सारी फैमिलीज ने मिलके और ऑर्डर बनाया, ऑर्डर ने मिलके और क्लास बनाया, क्लासेस ने मिलके और फाइलम या डिवीजन बनाया, और बहुत सारे फाइलम या डिवीजन मिलके और किंगडम बना रहे थे। इन सब का पहला अल्फाबेट पकड़कर एक अपन इसका न्यूमोनिक्स डेवलप करते हैं जिसको बोलते हैं कीप योर पॉन्ड क्लीन अदरवाइज फिश मे गेट सिक। ये 7 अल्फाबेट से एक न्यूमोनिक्स बना जिसका नाम मैंने वो लिखा कीप योर पॉन्ड क्लीन, कीप योर पॉन्ड क्लीन अदरवाइज फिश मे गेट सिक। यानी फर्स्ट पार्ट हुआ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अब अपन इसके बेस पे देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स कैसे हुए। इनके एग्जाम्पल देखने के लिए अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वैलिड पार्ट है वो क्लासिफिकेशन अपने को ज्यादा देखना चाहिए, और वो एनिमल का जो प्लांट का क्लासिफिकेशन है वो कार्ल वॉन लिने ने दिया था। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, खुद का नाम था कार्ल वॉन लिने, यानी खुद का नाम है वो 3 वर्ड का है, लेकिन उसी ने अपना नाम है वो बदल के और नाम रख दिया कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। अब ये इस तरह से खुद का नाम रखा सबसे पहले, यानी ये नाम है वो 2 पार्ट में हो गया। ये पहला नाम है इसका, ये
इसका जेनरिक नाम कहलाता है, दूसरा नाम है वो स्पेसिफिक नाम हो गया। अपन देखते हैं पहला नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, दूसरा वो स्मॉल लेटर से। मैंने जिस तरह से अंडरलाइन किया है तो इसको लिखने में हमेशा अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, जबकि अगर बुक के अंदर है तो उसको आइटैलिक्स यानी तिरछा करके और लिखा जाता है। ये इस तरह से नाम तो इसका कार्ल वॉन लिने था, लेकिन खुद ने नाम बना दिया कैरोलस लिनियस। इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपना नाम है वो ग्रीक या लैटिन में जो मिला के और एक तरह से फिक्स कर दिया। ग्रीक या लैटिन होती है वो डेड लैंग्वेजेस होती है, उन डेड लैंग्वेजेस का मीनिंग कभी चेंज नहीं होता, इसलिए जितने भी साइंटिफिक नाम है वो सारे के सारे इन डेड लैंग्वेजेस के बेस पे बनाए जाते हैं। अब देखते हैं अपने को कोई भी अगर क्लासिफिकेशन करना है, अपने एनसीईआरटी के अंदर 4 मेजर अपन जो क्लासेस देखेंगे, 4 ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन दे रखा है। जैसे ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग का नाम देखेंगे अपन होमो सेपियंस, इसकी जो फैमिली है होमोनिडी, इसका अपन ऑर्डर देखेंगे प्राइमेट्स, क्लास देखेंगे मैमेलिया, इसके बाद में इसका पूरा नाम देखेंगे होमो सेपियंस। अब इसी के साथ में अपन देखते हैं मस्का डोमेस्टिका। मस्का का मतलब हो गया हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका है वो आर्थ्रोपोड की मेंबर है, इसके अंदर 2 विंग होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं डिप्टेरंस। तो इस तरह से फिर अपन देखेंगे मैंगो, मैंगो का जो बॉटनिकल नाम है वो है मैंजीफेरा इंडिका, एनाकार्डियेसी का मेंबर है, सेपेंडेल्स ऑर्डर का है। उसी तरह से अपन देखते हैं राइस या व्हीट जो पोएसी का मेंबर है, इसका ऑर्डर है वो पोएल्स है, ये इनकी जो फैमिली है वो मोनोकोटिलिडनी है, जबकि मैंगो की है वो डाइकोटिलिडनी है। ये इस तरह से 4 ऑर्गेनिज्म देखेंगे जिनका डिटेल में क्लासिफिकेशन है। अब देखते हैं अपन की क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ एड या टूल चाहिए, उन टूल के बेस पे क्लासिफिकेशन को लेबोरेटरी के अंदर सिंपल बनाया जाता है। इन टूल्स के नाम है जैसे हर्बेरियम। अब हर्बेरियम क्या होता है, किसी प्लांट की टहनी को काट के या किसी प्लांट के दूसरे पार्ट को पॉलीथीन में बंद करके और लेबोरेटरी के अंदर रखा जाता है। इस पॉलीथीन की जो साइज होती है वो फिक्स होती है और ये साइज आपको ध्यान में रखनी है, ये है 16.5 से लेकर और 11.5 सेंटीमीटर तक, यानी इतनी साइज की जो पॉलीथीन की शीट है उस शीट के अंदर किसी प्लांट का पार्ट रख के और उसको लाइब्रेरी के अंदर जिस तरह से किताबें रखते हैं उसी तरह से एक लाइब्रेरी बना दी, उसको बोलते हैं हर्बेरियम। उसी तरह से दूसरा होता है बॉटनिकल गार्डन, ये भी मैन मेड टूल है। बॉटनिकल गार्डन यानी जिस तरह से अपन गार्डन के अंदर प्लांट लगाते हैं तो प्लांट की अलग अलग स्पीसीज लगा दी जिससे अपने स्टडी करने में यूज ले सके। इसी तरह से अपन देखते हैं म्यूजियम होता है, जैसे म्यूजियम के अंदर आपने एनिमल्स के अधिकतर पार्ट रख दिए, कोई इंसेक्ट है या कोई पूरा का पूरा फिश है वो इसको फॉर्मेलिन के अंदर करके रख दिया या स्केलेटन रख दिया, तो एक सैंपल है वो डेड सैंपल रखते हैं तो उसको बोलते हैं म्यूजियम। जिंदा अगर एनिमल्स को रखते हैं तो उसको बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क, यानी जूलॉजिकल पार्क में डिफरेंट एनिमल स्पीसीज के सैंपल है वो रखे जाते हैं जिसके हेल्प से अपन जो क्लासिफिकेशन की स्टडी है वो कर सकते हैं। इसी तरह से एक टर्म होती है की। देखिए की के अंदर यानी की अपन ताला खोलने वाली चाबी, उस चाबी के अंदर जनरली इस तरह से 2 पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं डबलेट। अब डबलेट का मतलब ये हुआ अपने जो 7 टैक्सॉन पढ़े, किंगडम था, फाइलम था, क्लास था, ऑर्डर था, फैमिली था, जीनस था, स्पीसीज था, हर एक टैक्सॉन को डिसाइड करने के लिए एक कैरेक्टर बोला। जैसे मैंने कहा नोटोकॉर्ड है या नहीं है या नहीं है, तो इस तरह से एक की के अंदर पहचानने के लिए 2 पार्ट हुए जिसको बोलते हैं डबलेट। इसके बेस पे अपन हर एक टैक्सॉन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह से ये 5 हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और की, ये टैक्सोनॉमिकल एड है जिनको यूज करके अपन क्लासिफिकेशन करेंगे।